इस लेक्चर में पिछले 6-7 दिन से न्यूज़ में रहे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। 18 जून से लेकर 23 जून तक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में न्यूज़ में रहे हैं। कल आपने देखा कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। जिसका प्रीलिम्स निकल गया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, सही से मेंस की तैयारी करो। और जिसका नहीं निकला, देखो भाई साहब, आपका दुख आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता। आपका दुख सिर्फ समझ सकता है तो सिर्फ वो जिसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और जो क्वालिफाई नहीं हुआ है। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। जब क्वालिफाई नहीं होता था तो कितना दुख होता था। और इस घड़ी में देखो, आप सिर्फ दो काम कर सकते हो कि ये देखो कि या तो आप अपने इस जो क्वालिफिकेशन नहीं हुआ आपका, डिसक्वालीफाई हुए, इस पर रोने धोने में 1-1.5 महीने निकाल दो, या फिर आप जो आपकी शॉर्ट कमिंग रही हैं, कमियां रही हैं जो आपकी, उन कमियों को देखो कहाँ पे कमी रही हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो और उन्हें सही करने की कोशिश करो और 2023 की तैयारी में जुट जाओ। कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, अक्सर सभी करते हैं, 2 मिस्टेक होती हैं कॉमन। पहला ये, जो आसान से आसान टॉपिक आता है, इजी टॉपिक, वो भी गलत हो जाता है, जिसे आप बाद में देखते हो कि ये टॉपिक मुझसे कैसे गलत हो गया, ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं था, गलत कैसे हो गया। तो ये जो इजी टॉपिक है ना, इजी क्वेश्चन आते हैं इजी टॉपिक से, इनको आप रोको कैसे। दूसरा ये रिवीजन की कमी। देखो, मैंने भी करंट अफेयर पढ़ा है पिछले 1.5 साल में, और मैंने ये देखा, दोबारा से एनालिसिस किया, लगभग 60+ टॉपिक मैंने कवर किया और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है करंट अफेयर से, जैसे गुच्छी पूछा था, मशरूम एक, जिसे मॉरल भी बोलते हैं, कई मैंने पढ़ाया, वो 1-2 बार डिस्कस किया न्यूज़ में भी। डेप्यूटी स्पीकर का पढ़ाया अलग से लेक्चर लेके। बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे, 60 से प्लस टॉपिक कवर किए थे हमने। लेकिन कहाँ कमी रही है, रिवीजन की और इजी टॉपिक। ये कॉमन मिस्टेक हैं, और इनसे अलग आपकी कोई मिस्टेक है तो वो आइडेंटिफाई करो और सही से उसके ऊपर काम करो, ताकि अगली बार ऐसी मिस्टेक ना हो। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। जितना कवर हो सकेंगे इस लेक्चर में ठीक है, नहीं तो 1-2 लेक्चर और संडे तक हम कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट कर लें। हो सकता है ये बहुत लंबा लेक्चर बन जाए, 1.5-2 घंटे का। फर्स्ट टॉपिक है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और एक चीज़ और, इससे पहले यहाँ एथिक्स का टॉपिक एक समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, अब आपको दुख हो रहा है, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ। मान लो जो आपको दुख हो रहा है, फीलिंग जो आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, कोई बंदा आपके घर में है, आपके माता पिता हैं, फादर मदर कोई भी है, वो आपके दुख को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मान लो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो उस तरह से महसूस नहीं कर सकते जिस तरह से आप कर रहे हो। तो इस जो फीलिंग है, ये फीलिंग को बोलते हैं सिंपैथी। ये एथिक्स के टॉपिक में है, सिंपैथी, हमदर्दी बोलते हैं जिसे, हमदर्दी हिंदी में। अगर कोई आदमी मान लो, जिसने, मान लो मैं हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का, मुझे भी फेलियर देखने को मिला 1-2 बार, और फिर मैं आपके दुख को इस तरह से महसूस कर सकता हूँ कि जिस टाइम पे यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर मैं क्वालिफाई नहीं होता तो किस तरह का दुख होता है, उस तरह से मैं आपके दुख को फील कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि मैं आपके दुख को आपके तरीके से समझ सकता हूँ, जिसका भी एग्ज़ाम नहीं निकला, क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके तरीके से मैं समझ सकता हूँ। तो ये होगी एम्पैथी। फिर आता है, मान लो आपका दुख है, मैं समझ भी रहा हूँ, फीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसको सॉल्यूशन करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए कुछ बता भी रहा हूँ कि आप ये करो सॉल्यूशन, कि आप अपनी जो मिस्टेक रही हैं, शॉर्ट कमिंग रही हैं, उनको ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, उन पे काम करो, आगे कोशिश करो वो मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया कंपैशन। कंपैशन मतलब करुणा। तो ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं एथिक्स में, एथिक्स में पूछी जाती हैं, और ये ट्रेट्स हैं, विशेषताएं हैं एक सिविल सर्वेंट में जो होनी चाहिए, जो पहचान सके और लोगों के प्रति हो सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन। तो ये भी आप क्लियर कर लें। फर्स्ट टॉपिक है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूज़ में थी रिसेंटली, क्योंकि फॉर्मर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनको चेयरमैन बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया, चेयरमैन नहीं बोलो, चेयरपर्सन, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक हो जाता है चेयरमैन, चेयरपर्सन बनाया गया, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे रंजन प्रकाश देसाई, इनको बनाया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। ये 1966 में पार्लियामेंट ने बनाई थी, याद रखना, पार्लियामेंट ने।
1966 में। सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है ये। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है कि अपने लिए खुद कानून बनाती है। कानून का मतलब रूल्स रेगुलेशन, अपने नियम खुद बनाती है। किसको रेगुलेट करती है? प्रेस को। प्रेस आप जानते हो, प्रिंट मीडिया, ये सोशल मीडिया, प्रिंट सोशल मीडिया तो नहीं, प्रिंट मीडिया या हुआ, या फिर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, टीवी चैनल वगैरह हुए, इनको जो ये प्रेस सब जो आती है इसमें, इसको रेगुलेट करती है, नियम रूल्स वगैरह बनाती है। 1966 में बनाया, लेकिन 1978 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978, और फिर इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, सांविधिक संस्था। तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, और ये है सांविधिक, सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये छोटी छोटी सी जो मिस्टेक है ना, ऐसी हमें प्रीलिम्स में परेशान करती हैं, तो इन पे ज़रूर आप ध्यान दें। ये जस्टिस जो रंजन प्रकाश देसाई हैं, ये रिसेंटली JNK के लिए जो डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया था गवर्नमेंट ने, उसके भी ये हेड रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने JNK जो यूनियन टेरिटरी है उसको रीड्रॉ किया, असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रीड्रॉ किया, यानी कि कितनी पॉपुलेशन कितने एक एरिया में रहेगी और कहाँ से एक MLA और MP खड़े होंगे, इनको रीड्रॉ किया। ये बहुत दिनों से पोस्ट खाली पड़ी हुई थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की, चेयरपर्सन की। ये जस्टिस चंद्रामौली कुमार प्रसाद हैं, ये नवंबर 2021 में रिटायर हुए थे इसके अध्यक्ष प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, तब से ये खाली पड़ी हुई है। और ये ऊपर हमने जो डिस्कस किया ये सब कुछ वही लिखा है। 1978 में एक्ट पास किया, बनी थी 1966 में, और ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, और कुछ इसके बारे में नहीं जानना है। ज़्यादा जानना तो बस ये जान लो, एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं रिटायर, उनको ही चेयरपर्सन बनाया जाता है इस काउंसिल का ट्रेडिशनली। 28 एडिशनल मेंबर होते हैं, जिसमें से 20 जो मेंबर होते हैं वो मीडिया के मेंबर होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्टील स्लैग। मोस्टली तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए भी GS पेपर 3। देखो आप ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप पढ़ते रहो देखते रहो लेक्चर, तो साथ साथ लिखा करो उसे। और फिर आज ही जैसे आपने सुबह लेक्चर देखा है, तो मोस्टली सुबह ही देखो लेक्चर, ताकि एक बार आप शाम को सोने से पहले रिवाइज कर सको। शाम को कर लो एक बार, और फिर सुबह उठ के रिवाइज कर लो। ये 3 बार भी आप रिवाइज कर लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे रिवीजन की। फिर देखो सप्ते के एंड में जब सैटरडे आए, तो सैटरडे में पूरे सप्ते का एक बार रिवाइज कर लो। इतना रिवीजन काफ़ी है, मोर देन इनफ है। इतना भी कर लोगे आप तो याद रहेंगी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी दिनों तक। स्टील स्लैग क्या है? एक मटेरियल है जिसकी वजह से बहुत सारे जगह पे इसको यूज किया जा सकता है। जैसे सीमेंट होता है, रोडी क्रेसल होता है, जैसा आपने देखा होगा क्रेसर रोडी, या रेता होता है जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में यूज होता है। इसी तरह से स्टील स्लैग को भी ऐसे यूज किया जा सकता है, सड़क बनाने के लिए भी, रोड बनाने के लिए। जैसे आप ये रोड देख रहे हो, ये स्टील स्लैग इसमें यूज किया गया है। स्टील स्लैग क्या है? ये देखो अभी यूनियन मिनिस्ट्री हमारी स्टील की, उन्होंने ये आरंभ किया है कि जो 6 लेन हाईवे है सूरत में, उस हाईवे को स्टील स्लैग के द्वारा बनाया गया है। और इंडिया में फर्स्ट हाईवे है जो स्टील स्लैग के द्वारा बनाया गया है। ये 100% स्टील प्रोसेस स्लैग है, जो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया गया है। क्योंकि देखो जब स्टील का प्रोसेसिंग करते हैं ना, स्टील बनाते हैं कंपनी में, स्टील बनाने में जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट का मतलब कचरा जो निकलता है स्टील बनाने के बाद, जो काम का नहीं है, उसी को काम का बना लिए, वही है स्टील स्लैग। स्टील स्लैग को जो वेस्ट था उसको वेल्थ में, यानी कि संपत्ति में, धन में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि भाई साहब रोड बनाने के लिए यूज कर लिया, वो वेस्ट था, वेस्ट तो ऐसे ही पड़ा रहता और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी फैलाता। उस वेस्ट से हमने वेल्थ जनरेट कर लिया, यानी कि रोड बना दिया, काम में आ गया। ये रोड किसने बनाया है? जो सूरत में अभी हाईवे बनाया स्टील स्लैग से, ये जॉइंटली कई इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। जैसे एक सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक लेबोरेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक लेबोरेटरी है ये। एक है आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील इंडिया। ये 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक तो ये है कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील इंडिया, और एक ये इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की लेबोरेटरी है। दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। स्लैग क्या है हमने ऊपर डिस्कस किया, जैसे बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब अवशेष, रेजिड्यू बच जाता है जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टील की, उसके बाद जो अवशेष बच जाता है उसी को स्टील स्लैग बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जो ऑक्सीजन फर्नेस रूट होता है, या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, या इंडक्शन फर्नेस, इनके द्वारा स्टील बनाई जाती है 3 प्रोसेस के जरिए। इन प्रोसेस के जरिए जो बाद में बायो प्रोडक्ट या अवशेष बचता है उसी को स्लैग बोलते हैं, या स्टील स्लैग बोल सकते हो आप।
ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज हो सकता है। या स्लैग, देखो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ लैंड फिलिंग के लिए यूज हो रहा था ये, यानी कि इसको लैंड जैसे कहीं पे खाली है, जैसे मान लो कहीं पे गड्ढा हो रखा है, यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो इन गड्ढों को भरने के लिए स्लैग का यूज कर लेते थे, यानी कि लैंड को लैंड सरफेस को समतल करने के लिए, सरफेस को इक्वल करने के लिए यूज करते थे इसको लैंड फिलिंग के लिए। लेकिन अब इसको क्या है, रोड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, और इसका जो रोड बनता है वो बहुत ही काफ़ी समय तक चलता है, अच्छा इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी पड़ती है मटेरियल की जो है, तो उनके लिए ये यूज हो सकता है, और ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा ये रोड की, काफ़ी समय तक चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रा थिन हेट्रो प्रोटीन फिल्म। ये प्रीलिम्स के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने एक अल्ट्रा थिन फिल्म ये अभी बनाई है। थिन फिल्म का मतलब ये समझ लो, एक पॉलीथीन होती है ना जैसे पतली सी, ऐसी एक पतली सी पॉलीथीन है, पन्नी है, जैसे आप लोकल भाषा में पन्नी बोलते हो ना, जिसमें पैक करके लाते हो सामान वगैरह, ऐसी। लेकिन ऐसी पन्नी नहीं है, वो अलग एक फिल्म है जिसमें कलरफुल है। इसमें एक्सीलेंट थर्मल मैकेनिकल पीएच स्टेबिलिटी है, इसकी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। और जो ये थिन फिल्म है बायोमेडिकल फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज हो सकती है, यानी कि जैसे मेडिकल वगैरह में जो दवाई वगैरह पैकिंग की जाती है उसमें भी यूज हो सकती है, या फूड पैकिंग जैसे बिस्किट वगैरह के प्लास्टिक के पैकेट आते हैं ना, उन पैकेट की जगह ये जो अल्ट्रा थिन हेट्रो प्रोटीन फिल्म है ये यूज की जा सकती है। किसने डेवलप किए ये याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। कोई चीज़ ऐसी साइंटिफिकली डेवलप होती है तो उसके बारे में पूछ लेती है यूपीएससी। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये गुवाहाटी में है, इसने ये डेवलप किया है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ऑटोनॉमस का मतलब है स्वचालित, यानी कि अपने जो रूल्स रेगुलेशन है खुद ही बना सकता है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में, जानते हो आप। जो ये फिल्म है इसमें देखो 2 प्रोटीन इन्वॉल्व हैं, जो ये पतली सी पन्नी है पोलोथीन है, 2 इसमें प्रोटीन है। कौन कौन से हैं, बोविन सीरम एल्बुमिन और लाइजोजाइम। मेनली तो बस ये 2 बातें जाननी है हमें इसमें, और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है बस ये, और डेवलप किसने किया है, 3 बातें हो गई। तो 3 बातें कौन सी, डेवलप किसने किया है, गुवाहाटी में इंस्टीट्यूट है हमने देखा। यूज कहाँ हो सकता है, मेडिकल वगैरह में, बायोमेडिकल फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है, कुछ भी चीज़ पैकेज करनी हो पॉलीथीन की जगह पे यूज हो सकता है। और कौन कौन से प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व हैं जिनसे ये बनाया गया है, बोविन सीरम एल्बुमिन लाइजोजाइम। ये टेक्निक देखो लैंगमुइर ब्लॉड गेट टेक्निक को यूज करके बनाई गई है। ये अल्ट्रा थिन जो फिल्म बनाई गई है, ये हेट्रोप्रोटीन अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन की जो फिल्म है, ये जो नैनोमीटर में इसकी थिकनेस को देती है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है यानी कि मोटाई ये बहुत ही कम है, बहुत ही पतली है। जैसे आपने देखा होगा जो एल्यूमिनियम की फॉइल आती है ना, जिसमें आप रोटी लपेट के लेके जाते हो पैक करके, समझ रहे हो, इस तरह की ये फिल्म होगी जिसमें आसानी से आप रोटी भी पैक करके ले जा सकते हो, या कोई फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी ये यूज हो सकती है। बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत ही थिन है, पतली है, और बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बाकी की फिल्म से। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वाश। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आजकल यूपीएससी क्या है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन कभी कभी सरप्राइज क्वेश्चन दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये स्क्वाश एक गेम है, खेल है। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी स्क्वाश कोर्ट यानी कि एक मैदान, स्क्वाश खेलने का मैदान ये इनोग्रेट किया, उद्घाटन किया उसका। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है उसी के अंदर। इस तरह का ये देखो स्क्वाश कोर्ट है, इसमें स्क्वाश खेल रहे हैं। ये देखो इनके हाथ में ये बैट, समझ लो बैडमिंटन में जैसे बैट होता है, इस तरह से स्क्वाश खेल रहे हैं। और ये पहली बार होगा स्क्वाश कोर्ट जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खोला है, और हमारी कंट्री में सेंटर में होगा न्यू दिल्ली में। जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की जो फाउंडेशन है, नींव रखी गई थी दिसंबर 2020 में, और अब जाके ये खोला है। स्क्वाश में एक रॉकेट होता है, एक बॉल होती है, और 2 या 4 प्लेयर होते हैं इसमें, और चारों तरफ वाल होती है, दीवार, जैसा हमने इसके कोर्ट में देखा। एक स्मॉल हॉलो रबर बॉल होती है जिसके द्वारा खेलते हैं इसको। स्क्वाश के लिए इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल जो स्क्वाश गेम्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, ये है वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन, गवर्निंग बॉडी है स्क्वाश की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज है। लेकिन जो ये स्पोर्ट है ना स्क्वाश, ये ओलंपिक गेम्स में नहीं आता।
ओलंपिक्स में जो गेम्स आते हैं खेले जाते हैं उनमें स्क्वाश गेम्स नहीं खेला जाता। ये आपको मेनली याद रखना है, इसमें यही एक चीज़ याद रखने की है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया रैंक्स थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021 प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेटा है ना वो डेटा आपको लिख के रखना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए भी, अगले साल के लिए भी। अगले साल तक तो वैसे डेटा चेंज होता ही रहता है, लेकिन फिर भी आप लिख के रखो। इंडिया तीसरे नंबर पे आया है पूरे वर्ल्ड में जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन किया है इंडिया ने 2021 में। रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते हो नवीनीकरण ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, नवीनीकरण ऊर्जा में तीसरे नंबर पे आया है। हिंदी में भी आप नोट्स बना रख सकते हो अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये नवीनीकरण ऊर्जा में कौन कौन सा आता है, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सूर्य से जो बिजली बनती है सौर ऊर्जा, या विंड एनर्जी, हवा से जो बिजली बनती है हवा ऊर्जा या वायु ऊर्जा बोल सकते हो, या फिर जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, स्मॉल छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाते हैं उनसे, इनमें सब ये रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। चाइना पहले नंबर पर, रसिया दूसरे नंबर पर आया है। इन्होंने 2021 में इंस्टॉलेशन जितनी की है रिन्यूएबल एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट लगाए हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ पे जनरेट हो सके। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट इसका पूरा नाम है, और जारी की है रैन 21। रैन 21 का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी इसने जारी की है। ये क्या है रैन 21, इसके बारे में जानते हैं। जिसने ये रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट का नाम भी याद रखना है, 2022 की रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। ये रैन 21 है जो, ये ओनली ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी है जिसमें साइंस से, गवर्नमेंट से, एनजीओ से, इंडस्ट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर, और ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल सेक्टर को कैसे डेवलप किया जा सके इसके लिए ये सलाह देते हैं। ये कम्युनिटी जो पार्टिसिपेट करती हैं, गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संस्था से, इंडस्ट्री, उद्योग से, साइंस विज्ञान या गवर्नमेंट सरकार से इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर। इसका गोल क्या है, टारगेट, रैन 21 का टारगेट यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कैसे करें। इसके लिए डिसीजन मेकर को सहायता करते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़े, क्योंकि देखो नवीनीकरण ऊर्जा है जो रिन्यूएबल एनर्जी, ये ख़त्म होने वाली ऊर्जा तो है नहीं, क्योंकि सोलर एनर्जी है जो सौर ऊर्जा है, ऐसा तो है नहीं सूरज आज उग रहा है कल नहीं उगेगा, हो सकता है बादल हो रहे हैं नहीं उगेगा, लेकिन उगेगा तो सिर्फ तीसरे दिन उगेगा, आएगा मतलब निकलेगा, तो इससे तो बिजली बनाई जा सकती है, एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता, कार्बन इमिशन नहीं होता, इन्वायरमेंट में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कई बार हमने डिस्कस किया है। ये रैन 21 कब बनाया गया था, रैन 21 2004 में बनाया गया था। जर्मनी में बोन नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बोन 2004 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें ये बनाया गया था रैन 21। ये रिपोर्ट क्या कहती है इंडिया के बारे में, रिपोर्ट कहती है कि इंडिया ने 4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए हैं 2021 में, और इंडिया टोटल सोलर इंस्टॉलेशन में, देखो रिन्यूएबल एनर्जी है टोटल, उसमें थर्ड नंबर पे आया है 2021 में जितने भी प्रोजेक्ट लगाए हैं इंडिया ने, लेकिन जो सोलर इंस्टॉलेशन है उसमें आया है 4th नंबर पे। सोलर इंस्टॉलेशन है 60.4 गीगावाट लगाया है, जर्मनी से ज़्यादा लगाया है, जर्मनी को ओवरटेक कर लिया इंडिया ने फर्स्ट टाइम। जर्मनी ने 59.2 गीगावाट इंस्टॉल किया है और इंडिया ने 60.4 कुछ। पूरे वर्ल्ड की देखें इस रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड के बारे में क्या कहता है, वर्ल्ड में पूरा इंस्टॉलेशन किया है रिन्यूएबल पावर का 3146 गीगावाट 2021 में इंस्टॉलेशन किया है रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी कि पिछले साल से 2020 से 11% 11% इंक्रीज हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में पूरे वर्ल्ड में। टारगेट है जो रिन्यूएबल एनर्जी का, देखो 2021 में क्या है, जो ग्लोबली एनर्जी यूज है वो थोड़ा स्टैग्नेट हो गई है, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है जो, क्योंकि देखो रिन्यूएबल एनर्जी को जो हमें जनरेट करना है वो इतना जनरेट करना है कि 2050 तक का बहुत सारी कंट्री ने जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट रखा है, नेट जीरो का मतलब जितना कार्बन इमिशन हो रहा है उतना एब्जॉर्ब भी कर सके एनवायरनमेंट से, जितना कार्बन इमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, हिंदी में इमिशन को बोलते हैं उत्सर्जन, यानी कि जितना कार्बन निकल रहा है, जैसे लकड़ी जलाई उससे धुआं निकला उससे कार्बन निकला, कोयला जलाया उससे कार्बन निकला, मोटरसाइकिल है, बाइक यानी कि गाड़ी है, कार, ट्रक,
लारी कुछ भी है, इनसे धुएं से जो साइलेंसर से निकलता है, इनसे कार्बन इमिशन होता है। जो ये उत्सर्जन होता है इंडस्ट्रीज से या व्हीकल से, इस इमिशन को जितना होता है उतना एब्जॉर्ब भी कर सके, सोख सकें इन्वायरमेंट से ज़्यादा पेड़ लगा के, प्लांट ट्री, या ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करके। तो नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है 2050 तक अचीव करना है। तो उस टारगेट के अचीव करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमें और बढ़ानी पड़ेगी। और पेंडेमिक से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, देखो जो कोविड-19 पेंडेमिक आई है उसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट और इंस्टॉलेशन है उसने एक रिकॉर्ड हाई देखा है कि इसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ा है कोविड-19 की वजह से, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट, निवेश और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट जो हुए हैं वो काफ़ी हुए रिन्यूएबल एनर्जी में। यूक्रेन क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, यूक्रेन जो क्राइसिस आया है, यानी कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आया था, आप सबको पता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया ऑयल एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्री को, लेकिन बहुत सारी कंट्री क्या कर गई हैं, फॉसिल फ्यूल का जो प्रोडक्शन और सब्सिडी है ये गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, इनका प्रोडक्शन और सब्सिडी भी। इनकी वजह से क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो 6% तक और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज होगा तो कार्बन इमिशन भी होगा। फॉसिल फ्यूल को हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम से बनता है आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं हिंदी में केरोसिन ऑयल, ये जो बनते हैं ऑयल, या फिर कोयला हो गया, कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं, जीवाश्म ईंधन में, क्योंकि इनसे क्या है कार्बन इमिशन होता है। और ये फॉसिल फ्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीवों के बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों साल पहले प्लांट, ट्री, एनिमल वगैरह दब गए थे ज़मीन में, तो वो हीट एंड प्रेशर से कन्वर्ट होते गए, कन्वर्ट होने के बाद वो जीवाश्म ईंधन में बदल गए फॉसिल फ्यूल में, इसलिए इनका नाम है फॉसिल फ्यूल, क्योंकि जीवाश्म जीवों के अंश से बने हैं जीवाश्म ईंधन, इसलिए जीवाश्म ईंधन बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। इंडिया का इफ़र्ट क्या है, इंडिया के प्रयास क्या हैं कि जो टोटल इंस्टॉलेशन है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की या सोलर एनर्जी की, उसके लिए इंडिया ने क्या प्रयास किए हैं। इंडिया ने देखो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है 2030 तक 500 गीगावाट तक अचीव करना है। इसके लिए सोलर, फोटोवोल्टिक एनर्जी या विंड या हाइड्रो पावर से हमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है। $197 बिलियन का प्रोजेक्ट इंडिया का अभी अंडर वे में, यानी कि अभी बन रहा है इतने का, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी। इंडिया ने नेशनल सोलर प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है वो भी एक्सटेंड कर दिया है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल कंपनी है, जो घरेलू कंपनी है, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनको भी इंसेंटिव प्रोवाइड किया है इंडिया ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएं, यानी कि कंपनियां बनाएं जिससे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो। 2021 में इंडिया ने अपना जो सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन का कैप है वो भी इंक्रीज़ कर दिया है नेट मीटरिंग स्कीम में, जिससे कंट्री रूफटॉप फोटोवोल्टिक मार्केट है उसमें जनरेट हाई देखने को मिलेगा। और इंडिया ने देखो कई सारी स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे PLI स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये लॉन्च की है। ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स इंक्रीज किए हैं, जिसकी वजह से जनरेशन में, परचेज में और कंजम्पशन में, ग्रीन एनर्जी के कंजम्पशन में इंक्रीज देखने को मिला गया। जिससे देखो वेस्ट से एनर्जी जो जनरेट होती है जिन प्लांट में, जिनसे जैसे मान लो बायोमास है, बायोमास से जनरेट हो रही है एनर्जी, या कोई वेस्ट है उससे एनर्जी बनाई जा रही है, उससे उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके लिए ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स बनाए हैं। ग्रीन टर्म अहेड एंड डे अहेड मार्केट, इस पे भी इंडिया ने जोर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा ग्रांट्स NOC टू माहिको फॉर फील्ड ट्रायल ऑफ BT कॉटन वेराइटी। एक माहिको नाम की, ये समझ लो कंपनी है, महिको या माहिको कुछ भी बोल सकते हो आप, प्रोनाउंसिएशन पे आप ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, ध्यान दिया करो कि ये चीज़ है क्या, आपको ये पता होनी चाहिए वो चीज़ है क्या, क्यों है न्यूज में। हरियाणा सरकार ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है महिको कंपनी को, किसके लिए, ताकि वो BT कॉटन की वेराइटी है जो उसकी फील्ड ट्रायल कर सके। फील्ड ट्रायल का मतलब होता है खेतों में उगा के देख सके कि BT कॉटन का जो नई वेराइटी बनाई है उससे कोई नुकसान तो नहीं है, खेतों में कोई नुकसान तो नहीं होगा, खेतों की फर्टिलिटी तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, किसानों को कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई बीमारी तो नहीं होगी, डिसीज़ तो नहीं होगी इसकी वजह से, या इससे कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं आएगा। इसके ट्रायल करके देखते हैं, ये महिको कंपनी ट्रायल करके देखेगी, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। BT कॉटन क्या है, BT कॉटन, कॉटन जो कपास होती है जिससे रुई जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, कॉटन को रुई, रजाई जिससे बनती है भाई साहब,
वही कॉटन की बात कर रहे हैं हम, जो उगाया जाता है खेतों में। ये एक वैरायटी है, ये डेवलप की थी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम वैरायटी क्या होती है, बीटी कॉटन क्या है, एसटीबीटी क्या है, एसटीबीटी कॉटन क्या है, इसके लिए एक लेक्चर बना हुआ है। जब भी आप चैनल खोलोगे, जैसे नीचे देखो सिंपल सीएससी लिखा आ रहा होगा जहाँ पे आप लेक्चर देख रहे हो, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सिंपल सीएससी पे, तो स्टार्टिंग में ही एसटीबीटी कॉटन का लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। अगर नहीं देखा है तो वो देखो, अगर भूल गए तो वो रिवाइज करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और जीएस पेपर 3 के लिए भी। बीटी का मतलब होता है एक बैक्टीरिया है जो सॉइल से लिया गया है, जो कॉटन की वैरायटी में इंसर्ट किया गया है, डाला गया है, ये बैक्टीरिया डाला है, तो ये याद रखना है बीटी एक बैक्टीरिया है। बैसिलस, ये थुरेंजिसिस इसका नाम है बैक्टीरिया का, तो ये डाला गया है। इसकी नई वैरायटी जनरेट की है BG2RRF, ये है, ये फील्ड ट्राइब करेगी इसकी। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है। हर्बिसाइड टॉलरेंट का मतलब है कोई मान लो कीटनाशक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी है, कीट है कोई, मान लो मक्खी मच्छर या बहुत वैरायटी के कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, कॉटन को, उनसे लड़ेगा ये जीन जो ये डाला है नया BG2RRF, ये वैरायटी का नाम है। तो इसकी फील्ड ट्रायल की जाएगी। ये पेस्ट अटैक होता है ना, जो एक इंसेक्ट है अमेरिकन बॉलवॉर्म, ये अटैक करता है कॉटन की वैरायटी को, ख़राब कर देता है, तो उसको ये रोकेगा कि वो अटैक ना करे कॉटन की वैरायटी को, उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो इसकी फील्ड ट्रायल की जाएगी। तो इसके बारे में डिटेल में देखो, आप उस लेक्चर में देखना, यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 6-7 दिन के हमें इसमें कवर कर दें। बीटी कॉटन क्या है सब कुछ इसके बारे में। और एक थोड़े छोटे छोटे टॉपिक है, इन्हें कर लेते हैं। देखो, एक अटापाका बर्ड, ये बर्ड सेंचुरी न्यूज में थी, कहाँ पे ये अटापाका बर्ड सेंचुरी, बस इतना जानना है। ये है कोलेरू लेक है ना आंध्र प्रदेश में, कृष्णा वेस्ट गोदावरी है जो, उसके पास में ये बनी हुई है कोलेरू लेक, वहीं पे लोकेटेड है अटापाका बर्ड सेंचुरी, यानी कि एक एरिया जंगल है जहाँ पे बर्ड रहते हैं, पक्षी, उसको नाम दिया गया है अटापाका या अटपका, कुछ भी नाम हो सकता है भाई साहब इसका, तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु भाषा में प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है। अटापाका बर्ड सेंचुरी नवंबर 99 में इसको यानी कि बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए। देखो ये किस एक्ट के जरिए घोषित की जाती है ये आपको पता होना चाहिए, कब बनाया ये भले ही याद ना रहे आपको। अटापाका जो बर्ड सेंचुरी है, कोई भी बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा 1972 का, उसके अंतर्गत ये डिक्लेयर की जाती है, बनाई जाती हैं। और कोलेरू लेक कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, रामसार कन्वेंशन के द्वारा रामसार साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया है कोलेरू लेक को। रामसार साइट क्या होती है इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया गया है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में इसके बारे में लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर। ये मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर क्या है, मिट्टी का एक बर्तन है, देखो ये वाला, ये एक भाई साहब बनाया है एक आदमी ने। ये क्या है, जैसे आप रेफ्रिजरेटर आपके घरों में फ्रीज होता है, बिजली से चलता है, इसमें कोई बिजली नहीं चाहिए, और ये बहुत सारी चीज़ों को ठंडा करके रख सकता है, मिट्टी से बना हुआ है, इसी का नाम है मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर। इसमें क्ले बेस्ड नेचुरल रेफ्रिजरेटर है, ये क्ले बेस्ड, क्ले एक मिट्टी का ही प्रकार है। जैसे आपने देखा हो मिट्टी के जो प्रकार होते हैं मेजरली 4 तरह के होते हैं, मतलब टेक्सचर के हिसाब से, मतलब कितनी मोटी मिट्टी है, कितनी पतली है, कितनी बारीक है, कितनी बोलते हैं ना बारीक है, पिसी हुई है, बूरा की तरह, चीनी की तरह मोटी है, या और पत्थर बड़े बड़े पत्थर हैं उसमें। तो इस तरह से मिट्टी टेक्सचर के हिसाब से 4 तरीके के उसमें टेक्सचर होते हैं। किले होता है सबसे बारीक, फिर होता है सिल्ट, फिर होता है सैंड, जैसे रेत भी बोलते हैं हिंदी में, सैंड जो रेत होता है आपने देखा होगा, उससे भी पतला होता है सिल्ट, उससे पतला होता है क्ले, और सैंड के बाद आता है ग्रेवल, जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, ग्रेवल। तो ये 4 टेक्सचर होते हैं। तो ये क्ले के द्वारा बनाया गया है। इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क या वाटर ठंडा रख सकते हैं काफ़ी समय तक। और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसने भी देखो इसको स्टैंडर्ड दिया है एक, जैसे कोई डिवाइस डेवलप किया, जैसे रेफ्रिजरेटर है उसको एक स्टैंडर्ड देता है। जैसे आप कोई बोतल खरीदोगे पानी की, उसके देखो IS मार्क लिखा होता है, वो IS मार्क भी दिया है BIS ने इसको, IS मार्क 70,693 2022। ये वैसे याद करने की ज़रूरत है नहीं है आपको, बस ये याद रखना मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर है क्या, किससे बना हुआ है। नेक्स्ट है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये इंडेक्स कौन जारी करता है, बस ये याद रखना आपको, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करता IMD।
इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये जारी करता है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है बस ये याद रखना है। इंडिया देखो इसमें 43rd रैंक से 37 रैंक पे आ गया है। और टॉप किसने किया? डेनमार्क ने। डेनमार्क आप जानते हो ना कहाँ पे, दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे हो डेनमार्क, जिसे ग्रीनलैंड के नाम से भी जानते हैं, ये है डेनमार्क। तो डेनमार्क टॉप पे आया और 37 रैंक आई है इंडिया की। कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में इसमें रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये समझ लो एक रूल्स है, ये रेगुलेशन है। जब ब्रेग्जिट हुआ था ना, ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? ब्रिटेन का एग्जिट। एग्जिट किससे? यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन आपको पता है यूरोप के देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग 27 मेंबर है। ब्रिटेन इससे बाहर हो गया था। ब्रिटेन बाहर हुआ था उसको ही बोलते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट जब हुआ था, ब्रिटेन बाहर हुआ था यूरोपियन यूनियन से, तो यूनाइटेड किंगडम का एक एग्रीमेंट हुआ था नदर्न आयरलैंड से। उस एग्रीमेंट को ही समझौते को ही बोलते हैं नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। इस एग्रीमेंट में ये था कि कोई भी नए लिमिटेशन नहीं लगाई जाएगी गुड्स पे। जब भी आयरलैंड से या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, नदर्न आयरलैंड रिपब्लिक और आयरलैंड के आसपास जब गुड्स ट्रेड होंगी, यानी कि जब व्यापार होगा वस्तुओं का, तो नया कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं लाए जाएंगे, इसमें ये रखा था। लेकिन अभी इस पे ही कंट्रोवर्सी चल रही है, इस वजह से ये न्यूज में था। तो ये नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसे कौन जारी करता है? ये अभी जारी की गई है। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का काम क्या है? देखो इसका काम जानना है मेजरली आपको, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट लक्ष्य क्या है। जो गुड्स होती हैं या असेट्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, संपत्ति है, कोई भी ज़मीन है, कुछ भी है, उसमें ईयर ऑन ईयर यानी कि साल दर साल जो भी एवरेज चेंज होता है, औसत बदलाव होता है उनके प्राइस में, वैल्यू में वस्तुओं की। जैसे मान लो पिछले साल एक पेन 10 रुपये का था, इस साल 11 का हो गया। एक 100 एकड़ की ज़मीन, 100 एकड़ तो ज़्यादा हो जाता है, 100 गज की ज़मीन मान लो 10 लाख की थी तो अब 10.5 की होगी, 11 लाख की होगी। जो ये चेंज आता है ना, ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से, चाहे घट रही है दर, मतलब प्राइस चाहे घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, तो इस चेंज को ये मेजर करती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसकी वजह से जो टैक्स बर्डन होता है ना, ये रिड्यूस हो जाता है, सहायता करती है ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन रिस्क। ये स्टैगफ्लेशन है क्या बस इतना जानना है आपको। स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को, उस कंडीशन को बोलते हैं जिस सिचुएशन में हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो हो यानी कि बेरोजगारी तो ज़्यादा हो ही, और ग्रोथ भी ना हो, यानी कि ग्रोथ भी रुकी है इकोनॉमी की, मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बेरोजगारी भी है, और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, महंगाई दर भी ज़्यादा है। उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। बस इतना ही जानना है, ये कंडीशन बनी हुई हो सकता है अभी स्टैगफ्लेशन आ जाए, इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट टॉपिक है QHPV। QHPV क्या है? देखो गवर्नमेंट ने अभी एक सीरम इंस्टीट्यूट के इंडिजियस ने डेवलप किया है, ये क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। एक वैक्सीन डेवलप की है जिसका नाम है QHPV, क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वैक्सीन देखो जो सर्विकल कैंसर होता है ना, 9 से अबव जो एज के होते हैं और 26 साल तक की एज तक के लोगों को पेशेंट होते हैं, उनके लिए वैक्सीन डेवलप की है, कैंसर की वैक्सीन डेवलप की है, ताकि कैंसर की जो सेल होती हैं या फिर जो ये वायरस है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसकी वजह से जो डिसीज होती हैं, उन डिसीज़ की वजह से रोकथाम की जा सके, उन डिसीज़ को रोका जा सके। और जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ना, ये वायरस देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। फिजिकल रिलेशनशिप जब बनाते हैं किसी के साथ तब ये ट्रांसफ़र होता है, अगर किसी एक आदमी को तो तब ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और जो सर्वाइकल कैंसर है, इसमें इंडिया की रैंक सेकंड है, क्योंकि इससे वूमन ज़्यादा प्रभावित होती हैं, महिलाएं 15 से 44 ईयर के एज के बीच की। तो ये तो है 18 जून के करंट अफेयर। अब बारी बारी से हम करेंगे, वैसे लेक्चर देखो यही काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे, जब तक मैं बोल पा रहा हूँ तब तक करेंगे ही। अगले ईयर का ले लेते हैं, इसमें और भी शायद है क्या, इसमें और भी है एक, ये देख लो। टोकेनाइजेशन है एक। टोकेनाइजेशन क्या होता है? देखो टोकेनाइजेशन एक प्रोसेस है, जिस तरह से आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में अपना कार्ड लगाते हो और कार्ड से पैसे निकालते हो, या आप मान लो कहीं पे सामान खरीदने के लिए गए, जो उनके पास POS मशीन होती है ना, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, उसमें आप कार्ड स्वाइप करते हो और पेमेंट करते हो।
लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ये मशीन होती हैं इनसे क्या है कि हैकर क्या है ना, हैक कर लेते हैं। इनके लिए आरबीआई ने एक डायरेक्शन दी है कि क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, इसको यूज ना करें, इसका यूज़ रोका जाए, यानी कि 30 जून या 30 जून से पहले टोकनाइजेशन का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाए। टोकनाइजेशन एक ऐसा है, कार्ड की डिटेल नहीं जाएंगी, एक टोकन जनरेट होगा। अगर आपको पेमेंट करनी है, आप अपने मोबाइल के जरिए एप्लीकेशन के द्वारा ऐसे होगा, आप एक टोकन जनरेट करोगे, टोकन का मतलब कि नंबर होगा, उस नंबर को बस आप बता दोगे और वो नंबर एक बार ही पेमेंट करने के लिए यूज हो सकता है। ये ही है टोकनाइजेशन का प्रोसेस। यानी कि इससे फ्रॉड वगैरह जो होते हैं ना, फ्रॉड जो एक दूसरे का पैसा निकाल लेते हैं भाई साहब, बैंक से फ्रॉड कर देते हैं, ये सब कुछ इससे कम होंगे। नेक्स्ट है जस्ट ट्रांजिशन डिवीजन। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल है जो उसने क्या है जस्ट ट्रांजिशन डिवीजन एक बनाया है। एक इसका ड्राफ्ट सस्टेनेबल कोल माइन है, ये तैयार किया है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं ये कोई टॉपिक। एक है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक है ना, वही है न्यूरल नेटवर्क। ये क्या है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, हमारे दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, उनमें उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ इस तरह के दिखाई देंगे अगर उन्हें देखेंगे तो, बहुत सारे, ये भाई साहब लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स कैसे ब्रेन में सीखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और इनकी वजह से ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, इन्हीं को क्या है न्यूरल नेटवर्क, इनकी कॉपी करेंगे, मिमिक करेंगे। मिमिक का मतलब है कॉपी करना, नकल करना। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान इंडिया मीट्स। आसियान के बारे में आप जानते हो, आसियान और इंडिया की मीटिंग हुई है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। 24th आसियान इंडिया की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। आसियान तो जानते हो ना, अलग से लेक्चर में कई बार हमने डिस्कस किया है, ये मत बोल देना आसियान भूल गए हो आप। आसियान 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है, साउथ ईस्टर्न कंट्री आते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, म्यांमार वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट है काली टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे, लोकेशन याद रखनी है बस आपको। ये कर्नाटक में, देखो यहाँ पे गोवा के बिल्कुल बॉर्डर पे कर्नाटक में है। कर्नाटक का फर्स्ट ऑर्किडेरियम या ऑर्चिडेरियम है ये। ऑर्चिडेरियम का क्या मतलब होता है, देखो इसमें ना ऑर्चिड उगाए जाएंगे, कल्टीवेशन की जाएगी। ऑर्चिड आप जानते हो ना क्या होता है, जो रंग बिरंगे से फूल होते हैं ना, जैसे आपने अरुणाचल प्रदेश में कई बार मैंने दिखाया है, एक अलग से लेक्चर भी बनाया है, एक अरुणाचल प्रदेश में ऑर्चिड सेंचुरी न्यूज़ में थी, उसके बारे में लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये रंग बिरंगे जैसे वायलेट कलर के या पर्पल हो गया, पिंक, या इस तरह के रंग बिरंगे फूल जो होते हैं, फ्लावर, ऐसे ही उनको ही बोलते हैं ऑर्चिड। तो इसकी कल्टीवेशन की जाएगी काली टाइगर रिजर्व में। तो ये याद रखना कहाँ पे, काली टाइगर रिजर्व। तो ये तो एक दिन के कंप्लीट हुए हैं, अभी काफ़ी दिन के कंप्लीट करने हैं, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ, थोड़ा सांस भी मिल जाएगा मुझे। अब 19 तारीख के पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 20 के डिस्कस करेंगे। मैं ले लेता हूँ 19 तारीख के, 1 मिनट वेट करें बस आप। ये 19 से 20 तक के हैं, ये डिस्कस करेंगे इसमें। ये सारे टॉपिक हैं, कुछ ये टॉपिक हैं। 1 सेकंड और आप वेट करें, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इसमें फर्स्ट टॉपिक है अनमेस इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बस इतना जानना है कि कहाँ पे होता है ये फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है ये। अभी इसके लिए एक थिएटर ऑर्गेनाइज किया शिमला में, इस वजह से ये न्यूज़ में था। 3 दिन तक का इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है अनमेस। मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है उसने ये ऑर्गेनाइज किया है, जो ये यहाँ पे सेरेमनी हुई है, उत्सव किया गया है ऑर्गेनाइज 3 दिन का। और ये अमृत महोत्सव है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी का पार्ट है। स्टेट का जो आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, उसने भी पार्टिसिपेट किया है इस अनमेस फेस्टिवल में। तो अनमेस फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, बस इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल विंड डे। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए। ग्लोबल विंड डे या वर्ल्ड विंड डे, विश्व वायु दिवस या विश्व हवा दिवस बोल सकते हो। ये वर्ल्ड वाइड 15 जून को मनाया जाता है, इस साल भी सेलिब्रेट किया गया।
किस लिए मनाया जाता है? जो विंड एनर्जी है ना उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि विंड एनर्जी आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरण ऊर्जा, पॉल्यूशन तो होता नहीं है, इसलिए सेलिब्रेट किया गया। और इंडिया करंटली 4th हाईएस्ट विंड इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में, यानी कि चौथे नंबर पे आता है। विंड से, हवा से जो बिजली बनाता है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया चौथे नंबर पे आता है। 31 मार्च 2021 तक इंडिया ने 39.25 गीगावाट तक का प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन किया है और जनरेट कर चुका है लगभग 60.149 बिलियन यूनिट 2020-21 के दौरान। इतनी बिजली जनरेट कर चुका है इंडिया। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड विंड डे को विंड यूरोप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ये डिस्कवर इसलिए किया जाता है कि विंड एनर्जी है जो, उसके लिए जो नवीनीकरण ऊर्जा है विंड एनर्जी, उसकी पॉसिबिलिटी और ढूंढी जाए और उसका प्रमोशन किया जाए, ताकि इसको देखो, एक तो विंड एनर्जी यूज होगी तो इकोनॉमी डीकार्बनाइज होगी, यानी कि कार्बन जो इमिशन है कम होगा और जॉब भी जनरेट होंगी, ग्रोथ भी होगी। ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। इंडिया 4th नंबर पे आता है। ये सब कुछ यही है। इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है बहुत सारे, ये पढ़ने कई बार हमने डिस्कस किए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ये चेन्नई में है। ये देखो, इसने बहुत सारे साइट आइडेंटिफाई किए हैं। साइट का मतलब जगह, स्थल आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ जहाँ पे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं और विंड एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये लोकेशन आपको याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई में। नेक्स्ट टॉपिक है एंशियंट रॉक पेंटिंग। प्राचीन समय की कुछ रॉक पेंटिंग मिली हैं, ये चित्रकारी मिली हैं। किस पे? चट्टानों पे रॉक पेंटिंग। कुछ हिरन बने हुए हैं, आदमी बने हुए हैं, कुछ ये चक्कर बने हुए हैं, इस तरह की मिली है। कहाँ पे मिली है? इरोड डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे बारगुर नाम की हिल्स है, इस पहाड़ी पे मिले हैं। कुछ वॉलंटियर हैं ऐसे जो घूमते रहते हैं भाई साहब, उन्होंने ढूंढी है ये। इस प्लेस को रुक्कल मुनियाप्पन भी के नाम से भी जानते हैं, रुक्कल मुनियाप्पन। यहाँ पे जो डेटी थे एक देवता मुनीश्वरार, यहाँ पे मुनीश्वरार भी लोकेटेड हैं देवता, यहाँ पे रहा करते थे रुक्कल मुनियाप्पन पे। और यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल हैं इसकी वर्शिप करते हैं, इस पहाड़ी की, इस एरिया की। और सोलागर, कुरुम्बार या ये बड़ा गंपाना, लिंगायत, ये ट्राइबल कम्युनिटी के नाम हैं, जाति के नाम है, कास्ट के, ये समझ लो। यहाँ पे ये कास्ट कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेड़ा गंपाना, लिंगायत, सोलागार, कुरुम्बार, ये कम्युनिटी यहाँ पे वर्शिप करती हैं, पूजा करती हैं। 30 फीट हाई है ये रॉक चट्टान, 250 फीट लेंथ है इसकी। यहाँ पे रेड, ओकर और वाइट पेंटिंग बनी मिली है। ये जो हंटिंग सीन है रेड डिस्प्ले में दिखाए गए हैं, ह्यूमन फिगर भी दिखाया गया है, यानी कि इसमें फिगर में ऐसा दिखाया गया है कि लोग हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं जानवरों का, जिसमें एक डियर का हर्ड है, यानी कि जो हिरन है उनका झुंड खड़ा हुआ है और इमेज बनी हुई है इनकी बहुत सारी। तो देखो ये क्या है, जब लोग रहा करते थे प्राचीन समय में तो उन्होंने वो पेंटिंग तभी तो बनाई होंगी कि वो काम वो करते होंगे, ऐसा मानते हैं लोग जब ये डिस्कवर करते हैं। तो जो हिरन की पेंटिंग बनाई है और लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, यानी कि वो शिकार कर रहे होंगे उनका, ऐसी पेंटिंग बनाई है। तो यानी कि हिरन का शिकार करते थे लोग उस समय पे। इसके 4 फीट दिखाए गए हैं पेंटिंग में। मदर गॉडेस का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है, 2 डियर मिले हैं, कुछ एनिमल और भी मिले हैं यहाँ पे, पेंटिंग मिली है जो इसमें। और एलिफेंट, टाइगर, डियर, इनकी पेंटिंग भी सेपरेटली जगह पे देखी गई है। एलिफेंट, टाइगर, डियर की, यानी कि उन्हें जानकारी थी पहले इनकी भी। मैन यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे बोट राइड के पिक्चर हैं यहाँ पे, यानी कि नाव में जो राइडिंग करते हैं उसके भी यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, यानी कि उस समय पे नाव भी डेवलप हो चुकी थी। बहुत सारे योद्धा हैं, उनकी भी यहाँ पे, वॉरियर हैं जो योद्धा, उनकी भी तस्वीर बनी हुई है। तो ये इसमें पाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट टू ट्विक एंशिएंट मोनूमेंट्स एक्ट टू मेक इट फ्लेक्सिबल। देखो एक एक्ट बना हुआ है हमारे इंडिया में 1958 का, एंशिएंट मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स का मतलब कोई विरासत की चीज़, बिल्डिंग वगैरह जो बनी हुई होती है, प्राचीन बिल्डिंग, या आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, पूरा नाम है इसका, एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसमें संशोधन करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा, काम कर रही है इसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और फ्रेंडली बनाने के लिए। तो ये एक्ट क्या है, इसमें क्या प्रोविज़न है, थोड़ी प्रोविज़न मेनली जो प्रोविज़न है वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। मेन ये जो एक्ट है पार्लियामेंट ने पास किया, ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो एंशिएंट, प्राचीन या हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, विरासत की चीज़ें हैं, आर्कोलॉजिकल साइट या कोई भी रिमेन्स बचा हुआ है, अवशेष, उसको संरक्षण करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है।
कोई भी स्कल्पचर है, कार्विंग है, कार्विंग का मतलब पत्थरों पे कोई कारीगरी की गई है, पेंटिंग छापी गई है, उस सबको संजो के रखना है, संरक्षित करके रखना है। अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या है, इसमें संशोधन की ज़रूरत क्या पड़ी है? पहली बात तो ये है, जो प्रोहिबिटेड एरिया हैं, मतलब जहाँ पे लोगों को जाना बना है या संरक्षित करके रखे गए हैं, रेगुलेटेड जोन है, उनको रेशलाइज करना है ऐसे प्रोजेक्ट को। इनके आसपास जो डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे मान लो ये यहाँ पे बिल्डिंग है, इनके आसपास रोड, रेलवे बनाना है, पोर्ट डेवलप करना है, या कोई बिल्डिंग और बनाना जिनकी वजह से इसको नुकसान हो सके, ऐसे प्रोजेक्ट को बनाया ना जा सके, इस तरह से इसमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। और जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हमारी, ASI आपको सबको पता है, एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, मोनूमेंट्स वगैरह के लिए, कंजर्वेशन के लिए काम करती है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये 1861 में बनी थी, अंग्रेजों के ज़माने में। अलेक्जेंडर कनिंघम है जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ही इसको बनाया था। तो ये इसको ज़्यादा पावर दी जा सके, यानी कि अगर कोई मान लो प्रोटेक्टेड एरिया, ये मान लो कोई बिल्डिंग प्रोटेक्टेड डिक्लेयर की गई है कि यहाँ पे ये संरक्षित करके रखनी है, और यहाँ पे कोई मान लो इसका इंक्रोचमेंट कर रहा है, मतलब इस पर अपना अधिकार जमा रहा है, अपने घर बना लिया किसी ने, कुछ और डेवलप कर लिया, या कुछ मान लो इसका जो एरिया है वो उस पर इंक्रोचमेंट कर लिया, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जब पावर होगी तो वो डायरेक्शन ले सकेगी और इनको हटा सकेगी, पुलिस को डायरेक्ट कर सकेगी। और स्टैंडर्डाइजेशन है जो मोनूमेंट साइट्स के लिए इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जो कोई ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो ड्रॉप कर दिए गए हैं मोनूमेंट्स की लिस्ट से, या ड्रॉप किए जा सकते हैं, ऐसी पावर दी जा सकेगी इस एक्ट के ज़रिए, संशोधन के ज़रिए। और इसमें ये भी चेक किया जा सकेगा 100 मीटर या 300 मीटर की जो लिमिट है अभी, इसको देखो, इस पर भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी काम कर रही है कि जो एरिया है ना मोनूमेंट्स के आसपास का 100 मीटर या 300 मीटर की लिमिट, इस लिमिट को कितना रखा जाए, इसको भी रीचेक किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइक ग्लोबल ट्रेड डील्स। देखो ये अभी WTO की मीटिंग हुई, 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग। 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग का मतलब क्या है? 12th का मतलब जानते हो, 12वीं मीटिंग हुई है भाई साहब। मिनिस्ट्रियल मीटिंग का मतलब जो WTO के मेंबर हैं, 164 मेंबर हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनी थी 1 जनवरी को। इससे पहले इसका नाम गेट हुआ करता था, गेट को ही बदल के जो 1948 में बनी थी गेट जो है वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ बनी थी ये 1948 में। इसके बाद इसी का नाम चेंज करके WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में क्या काम करती है? वर्ल्ड में जो ट्रेड होती है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसकी मीटिंग हुई है 12वीं, और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसके मेंबर देश से पार्टिसिपेट करते हैं कॉमर्स मिनिस्टर, और हमारे देश से भी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें कई सारी चीज़ें डिस्कस की गई, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए, उसको पार्सली वेवर के लिए डिमांड की गई। ये वेवर कर दिया, 5 साल के लिए अनुमति दे दी है WTO ने कि 5 साल के लिए जो जिन भी कंपनी ने मानो कोई वैक्सीन डेवलप की है, टीका जनरेट किया है कोविड-19 का, कि उसे गरीब देश भी या डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज भी अपने देश में मैन्युफैक्चर कर सकेंगी 5 साल तक बिना उस ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के। किस ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के? जिसने वो कोविड-19 की वैक्सीन बनाई, क्योंकि उसे पेटेंट मिल चुका था ना, तो ये पेटेंट वेवर कर दिया। वेवर का मतलब त्याग दिया है, 5 साल की छूट दे दी है। फिश में आया फिशरीज के लिए। फिशरीज में क्या आया है? फिशरीज में आया, देखो जो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में या उससे बाहर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो आप जानते हो ना। देखो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इस लेक्चर में बताऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैंने बहुत बार ये बताई हैं आपको चीज़ें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ये सब क्या है, ये इतना जान लो। जैसे कोई भी कंट्री है, उस कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होते हैं, तो लगभग ये कितना हो जाएगा? लगभग 370 किलोमीटर हो जाएगा अगर किलोमीटर में नापोगे। तो बेस लाइन से 370 किलोमीटर तक या 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इससे बाहर अगर फिशिंग हो रही है अनरेगुलेटेड, इलीगल, अनरिपोर्टेड, तो इसके लिए कोई देश सब्सिडी नहीं देगा अपने फिशरमैन को। जो फिशरीज करने जाते हैं ना, मछली पकड़ने जाते हैं, तो आप गवर्नमेंट सहायता नहीं करेगी उनकी। एक तो इस पर समझौता हो गया। एक्सक्लूसिव जोन है उसमें सहायता कर सकते हैं। इसमें अगर कोई मछली पकड़ रहा है, किसी भी गवर्नमेंट का कोई फिशरमैन है कि किसी मतलब इंडिया के लोग कर रहे हैं फिशरिंग इस एरिया में 200 नॉटिकल माइल में,
तो उनको सहायता दे सकते हैं। एक है कि जो हेल्थ और फूड सिक्योरिटी पे भी यहाँ पे कुछ प्रतिज्ञा हुई, लेकिन इस पे ना फूड सिक्योरिटी पे ज़्यादा हो नहीं सका डिसीजन, क्योंकि देखो WTO में ना ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वोटिंग है, वोटिंग सिस्टम है। इसमें क्या है, WTO में कंसेंसस बेस पे डिसीजन होते हैं। कंसेंसस का मतलब सबकी सहमति से डिसीजन लिए जाते हैं इसमें। तो फूड सिक्योरिटी पे इसमें सहमति नहीं बन सकी। फूड सिक्योरिटी क्या है, देखो जो जैसे मान लो फूड सिक्योरिटी का मतलब तो बहुत बड़ा है, लेकिन फूड सिक्योरिटी पे यहाँ पे आया था पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो करते हैं ना, जैसे मान लो हमारे ये है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसानों से अनाज खरीद के उसे भंडार करके अपने भंडारों में इकट्ठा करके रखती है और किसानों को सब्सिडी देती है। इस पे सहमति नहीं बन सकी है कि इस पे क्या है, डेवलप्ड कंट्री कहते हैं ये किसानों को सब्सिडी देते हैं, और जो सब्सिडी देते हैं किसानों को जिस देश में, उनका जो माल है वो किसान सस्ता बेचते हैं बाहर देश में। जैसे मान लो इंडिया के किसानों को सब्सिडी देती है सरकार, मान लो प्रोडक्शन में कॉस्ट आई है 100 रुपये, किसानों को सब्सिडी दे दी 50 रुपये 60 रुपये, यानी कि कॉस्ट जो आई थी जब 40 बच गई किसानों की, अब जो किसान है उसे मान लो 40 तो कॉस्ट यार उसे 60 रुपये में बेचेंगे तब भी 20 रुपये का फ़ायदा है किसानों को, समझ रहे हो। अगर डेवलप्ड कंट्रीज में मान लो किसी कंट्री में कम सब्सिडी देते हैं तो उनको तो नुकसान ही होगा ना। अगर मान लो USA में, अमेरिका में हम अनाज बेचेंगे, वहाँ पे 100 रुपये किलो बिक रहा है, और हम अपना किसान है जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है 60 रुपये किलो के हिसाब से, तो किसका अनाज खरीदेगा वहाँ का आदमी, USA का? ऑब्वियसली 60 किलोग्राम का खरीदेगा भाई साहब, वही क्वालिटी अगर उसे मिलेगी तो ये खरीदेगा। तो इससे प्रॉब्लम होती है USA को, कहते हैं हमारे किसानों को डेवलप हो नहीं पाता, मतलब वहाँ के तो डेवलप है, खैर उनको नुकसान तो होता ही है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो इस पे सहमति नहीं बन सकी है कि जो किसानों को सब्सिडी देते हैं इस पे सहमति नहीं बन चुकी है। और एक ई कॉमर्स पे, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स देखो ऑनलाइन जो सामान बेचते हैं ना, गुड्स वगैरह, जैसे अमेजन है ई कॉमर्स कंपनी है, फ्लिपकार्ट है ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स पे अगले कुछ सालों के लिए मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया। मॉरेटोरियम का मतलब जैसी कंडीशन थी ऐसी एक्सटेंड कर दी है ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स पे भी अभी सहमति नहीं बनी है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं डिस्कस की गई हैं, इनको हम देखो अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। WTO की 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, या आप डिस्कस मतलब पढ़ सकते हो, ये ऊपर जो पढ़ा हमने डिस्कस किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो ई कॉमर्स है जो, उस पर भी मॉरेटोरियम, यानी कि जैसे पहले रूल थे ऐसे ही रखे गए हैं, ऐसे मेंटेन रखे गए हैं। यानी कि ई कॉमर्स पे क्या थे पहले रूल, थोड़ा जान लो आप, थोड़ा डिटेल में जान लो। ई कॉमर्स पे रूल क्या थे, जैसे मान लो आप खरीदते हो ऑनलाइन, मूवी खरीदते हो, मूवी आपने डाउनलोड कर ली, खरीद ली, पैसे दे के खरीदिए, मान लो बहुत सारी मूवी नहीं मिलती आपको फ्री में, या कोई म्यूजिक खरीदा है, या कोई मान लो ऑनलाइन गेम खरीदा आपने, गेम्स। तो इस पे क्या है, डेवलप्ड कंट्री तो कहती है इन पे क्या है, टैक्स नहीं लगना चाहिए, और अभी लगता भी नहीं है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया को नुकसान होता है, क्योंकि जैसे बाहर देश का USA का कोई गेम खरीदा हमारे इंडिया ने, इंडिया के लोगों ने, तो उस पर हम टैक्स लगा सकते थे, लेकिन इस पर अभी टैक्स लगा नहीं सकते, क्योंकि WTO के रूल्स के हिसाब से। क्योंकि ये कहती हैं डेवलप्ड कंट्री ये सर्विस में आते हैं, गेम्स, मूवी और ये म्यूजिक हो गया, ये सर्विस में आते हैं, गुड्स में नहीं आते, यानी कि वस्तु नहीं है, ये सर्विस हैं, सेवाएँ हैं। और WTO के ट्रिप्स के रूल में सेवा आती नहीं है। इस पे 2019 या 20 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, ट्रिप्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया था, वो गलत हो गया था, उसे निकाल देते तो क्वेश्चन आंसर आ जाता आपका। तो इसमें सिर्फ गुड्स आते हैं, गुड्स पे ही टैक्स लगा सकते हैं, टैरिफ वगैरह, नॉन टैरिफ टैक्स, टैरिफ या नॉन टैरिफ जो भी बैरियर लगाते हैं, इस पे नहीं लगा सकते। लेकिन डेवलपिंग कंट्री डिमांड कर रही है कि भाई साहब इस पर भी टैक्स लगाया जाए, हमें नुकसान होता है, हम टैक्स लगाएंगे तो कमाई कर सकेंगे। लेकिन इस पर मॉरिटोरियम लग दिया, यानी कि जैसा पहले सिस्टम था टैक्स नहीं लगता था, वही टैक्स नहीं लगेगा, अभी ये रखा गया। इंडिया की लीडरशिप यहाँ पे इंडिया ने ई कॉमर्स पे भी निभाई, इंडियन फार्मर और फिशरमैन के लिए भी कैंपेन जो की, तो फिशरमैन के लिए कुछ फ़ायदा होगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। WTO की जो और कंसर्न क्या रेज की WTO की, इंडिया ने फिशरीज ई कॉमर्स की रेज की, वही ये सब कुछ हमने जो ऊपर डिस्कस किया सब वही आप यहाँ डिस्कस कर सकते हो। 200 नॉटिकल माइल्स, सब कुछ वही ऊपर जो डिस्कस किया है। फूड पे भी वही सब कुछ, फूड परचेजिंग प्रोग्राम है या फीडर पुअर सिटीजन को मतलब स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है, ये सब कुछ ऊपर हमने डिस्कस किया है, या आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लोगे तो आप
आपके ध्यान में आ जाएगा। और ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये रहना चाहिए, इंडिया ने ये कहा है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है? देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें अभी विकास इतना हुआ नहीं है। डेवलप्ड कंट्री उन्होंने अपना विकास कर चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, हमारा विकासशील है जैसे इंडिया, चाइना, ये सब। तो इनको स्पेशल और अलग से ट्रीटमेंट किया जाए, अलग से इनको छूट दी जाए ट्रेड में। तो ये है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। कुछ प्रिंसिपल हैं वो सैंक्रोसेंट है, यानी कि कुछ इसके सिद्धांत है डब्ल्यूटीओ को, उनको डायलूट नहीं किया गया है। तो ये कुछ इसमें डिसीजन लिए गए थे। इसे अलग से हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। और हमने जो मोटी मोटी बात थी 4 वो डिस्कस कर ही चुके हैं हम। वर्ल्ड ओलंपिक डे है आज, नोटिफिकेशन आया अभी। वे फाइंडिंग एप्लीकेशन, ये क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो यूनाइटेड नेशन ऑफिस है जेनेवा में, यहाँ पे ये वे फाइंडिंग एप्लीकेशन यूज की गई। वे फाइंडिंग ऑफ नेशन जो अप्रूवल दिया है इसको, हमारा जो यूनियन कैबिनेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने इसका यूनाइटेड नेशन के साथ अप्रूवल दिया, प्रपोजल रखा है कि वे फाइंडिंग एप्लीकेशन यूज होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन का ऑफिस में। ये ऑफिस है जो यूनाइटेड नेशन का जेनेवा में, यहाँ पे इसमें 5 बिल्डिंग है यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में, 21 फ्लोर हैं। यहाँ पे एक ये जो बिल्डिंग बनी हुई है जेनेवा है जो सिंगापुर में, सॉरी सिंगापुर नहीं, स्विट्ज़रलैंड में, दोनों का सिमिलर सा ही नाम है, स्विट्ज़रलैंड है जो। वैसा मेरा गला सूख रहा, देखो पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ा मैं ऐसा आराम से ही पढ़ाऊँगा, बीच बीच में पानी भी पीऊँगा क्योंकि 6-7 दिन के करंट अफेयर कवर करने हैं। ये प्लाइस डेस नाम की बिल्डिंग, ये समझ लो बिल्डिंग है उनकी भाषा में, स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं, सिविल सोसाइटी, जनरल पब्लिक आते हैं, मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जेनेवा, यहाँ पे जो मेंबर की जो मीटिंग होती है, कन्वेंशन होती है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ। इसमें क्या है, जो काम काज होता है यहाँ पे, उसके लिए वे फाइंडिंग एप्लीकेशन को यूज किया जाए, इसके लिए अप्रूवल दी। तो ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज होता है ना अभी तक एप्लीकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में तो आप जानते हो, जीपीएस। जैसे आप अपना गूगल मैप यूज करते हो, कहीं पे जा रहे हो गूगल मैप पे वो नाम डाल देते हो और वो डायरेक्शन देता रहता है, उसकी डायरेक्शन के हिसाब से आप चलते रहते हो। तो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना, ओपन स्पेस में तो अच्छे से यूज होता है, लेकिन बिल्डिंग वगैरह में यूज नहीं होता अच्छे से। अब इसमें देखो, इसकी यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में यहाँ पे देखो 5 बिल्डिंग है, 21 फ्लोर हैं, 5 बिल्डिंग अलग अलग बनी हुई है, 21 फ्लोर हैं। अब कहाँ बिल्डिंग में मीटिंग चल रही है, कैसे जाएं, नहीं पता है तो किसी को, तो वो मेंबर क्या है, इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जो इंडिया ने ये रखी है, वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। वे फाइंडिंग एप्लीकेशन है जो इसको यूज कर सकते हैं, और बिल्डिंग के रूम के अंदर जाने में, डायरेक्शन देने में ये जीपीएस सिस्टम से भी अच्छा यूज होगा इसका। तो ये 75th एनिवर्सरी थी हमारी 2020 में, 75th एनिवर्सरी किसकी, आज़ादी की, उसके उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डोनेट की है एक तरह से वे फाइंडिंग एप्लीकेशन यूनाइटेड नेशन को। ये जो प्रोजेक्ट है ये डिप्लॉय किया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर होगा ये वे फाइंडिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हो ना प्ले स्टोर से, इस तरह से। ये डेवलप किसने किया, बनाया किसने, ये आपको याद रखना है, ये बनाया है CDOT ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसने बनाया है। ऑटोनॉमस टेलीकॉम रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है ये, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है, उसके अंदर ये सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स काम करता है। इसने ये एप्लीकेशन, ये ऐप डेवलप की है, वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट है G33। G33 क्या है, एक ग्रुप है ये कुछ मेंबर का, लेकिन इसमें 33 से ज़्यादा मेंबर है, लेकिन अभी भी इसका नाम G33 है। इसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, जो इसके मेंबर हैं उनकी मीटिंग हुई जेनेवा में। हमारे जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया। इस मीटिंग में देखो जो WTO के रूल है ना फूड सिक्योरिटी के लिए, जैसे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का इशू या स्पेशल सेफ गार्डिंग मैकेनिज्म, इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए। ये जो परेशानियां हैं इनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए, इस पर डिस्कशन हुआ है। ये जो G33 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, ये जो 12वीं मीटिंग हुई है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हमने ऊपर डिस्कस किया, उसी के दौरान अलग से ये डिस्कस हुई है ये मीटिंग G33 कंट्रीज़ की। G33 है, या इसको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर, इस ग्रुप का नाम। ये कॉलिशन है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है और
क्यूबा भी है, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान भी है। 48 मेंबर हैं इसके, बस नाम G33 है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी सोचो इसमें 33 ही मेंबर हैं, 48 मेंबर हैं इसमें। इंडिया, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। 2003 में इसको बनाया गया था। कोंकण मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जब WTO की, कोंकण एक प्लेस है वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान इसको बनाया गया था 2003 में। फिर बहुत सारे और भी इसमें मेंबर कोऑर्डिनेट किए। दोहा राउंड हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, दोहा मीटिंग हुई थी, तब इसमें और सारे मेंबर पार्टिसिपेट किए। इंडिया डोमिनेट करता है इसको, क्योंकि इंडिया इसमें जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और स्पेशल सेफ गार्डिंग मैकेनिज्म है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढे। क्योंकि WTO लिमिट करता है ना, WTO के रूल के हिसाब से एग्रीकल्चर में हम फार्मर को ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते एक लिमिट से ज़्यादा, तो उनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की बात करता है इंडिया। और ये कंट्री है जो G33 के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग आप जानते हो, माताएं अपने बच्चे को जो दूध पिलाती हैं उसको, प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 और 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है, एक सेंटर है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इसने रिकमेंड किया है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है ना, बच्चे को माताएं दूध पिलाती हैं, तो बच्चे को और न्यूट्रिशन देने के लिए उसे घी और हनी का मिक्सचर दिया जा सकता है, घी और शहद का, या गोल्ड का पेस्ट, और या सेवरल हर्ब होते हैं वो दी जा सकती हैं अल्टरनेटिव की तरह। ये गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि हनी और बटर का जो मिक्सचर है, ये पहले दिन पे, फर्स्ट डे पे बर्थ के दौरान दिया जा सकता है, सेकंड डे पे घी और कुछ हर्ब औषधि मिला के दी जा सकती हैं। और जो मदर का मिल्क होता है ना, माता का दूध, फर्स्ट डे पे, उसमें देखो जब माता जन्म देती है बच्चे को, 1 घंटे के दौरान माता का दूध पिलाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं भाई साहब, साइंटिस्ट बोलते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर माता को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। उसमें क्योंकि कोलेस्ट्रम होता है, एक कोलेस्ट्रम, ये मान लो एक केमिकल है, एक इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। तो ये कोलेस्ट्रम जब घी के साथ जाएगा और हनी के साथ जाएगा, ये 3rd डे पे दिया जाना चाहिए, घी और हनी के साथ, तो इससे बच्चे को फ़ायदा होगा। बहुत सारे डॉक्टर ने, जो आयुर्वेदिक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने जो दी है कि घी हनी पिलाना चाहिए बच्चे को फर्स्ट, सेकंड और 3rd डे के टाइम पे, तो इसको गलत भी बताया, कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराई जानी चाहिए। क्योंकि ये क्या, ये नोट किया गया है, न्यूबॉर्न बेबी को और हनी दिया जाएगा तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे बोटुलिज्म बोलते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए जितना जल्दी हो सके, जब बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ दूध पिलाया जाना चाहिए अपने बच्चे को, माताएं सिर्फ दूध पिलाएं और कुछ पानी भी कुछ भी ना पिलाएं। माता का दूध ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए 6 महीने तक, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। लेकिन ये आयुर्वेदिक का इंस्टीट्यूट है, इसने कहा है कि ऐसा घी और हनी देना चाहिए। तो इसमें मेजरली क्या जानना है हमें, कि पहली बात तो ये, बेबी जो डेथ होती हैं, बहुत सारी बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर, उस डेथ को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि माता अपने बच्चे को जब जन्म हो 1 घंटे के अंदर अंदर, विदिन 1 आवर, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करे, दूध पिलाए, और 6 महीने तक लगातार कंटिन्यूसली दूध पिलाए और कुछ ना पिलाए। ये इंपॉर्टेंट है एक, तो इससे बेबी की डेथ बचाई जा सकती है। यानी कि बेबी के न्यूट्रिशन और डेथ से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन से, तो ये आप वहाँ पे लाइन लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क होता है जो 6 महीने तक, उसमें एडिक्वेट कैलरीज होती है, जितनी बच्चे को कैलरी चाहिए उसके लिए इंपॉर्टेंट सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं, जितना उसे 6 महीने के अंदर चाहिए। सेमी सॉलिड फूड हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, 6 महीने के बाद उन्हें खिलाया जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है जेल फिलिंग स्टेशन प्लान। हरियाणा गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि फ्यूल स्टेशन बनाए जाएं, 11 जेल हैं उनके प्रीमाइसिस में, जैसे तेलंगाना में फ्यूल स्टेशन बनाए गए हैं फ्यूल भरने के लिए, ईंधन भरने के लिए, इस तरह से हरियाणा के 11 जेलों में बनाए जाने चाहिए ऐसे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके साथ मिलके जेल में फिलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यानी कि कुरुक्षेत्र जो फ्यूल जेल है जो, उसमें फ्यूल स्टेशन बनाया जाएगा। ये 31 मई से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा चुका है, पायलट प्रोजेक्ट। यानी कि पहले कुरुक्षेत्र में अगर ये सही से काम किया तो फ्यूल स्टेशन और जगह पे बनाए जाएंगे, जैसे अम्बाला है, यमुनानगर, करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, गुरगोन, अब गुरुग्राम नाम है इसका, भिवानी, जींद, हिसार, इन सारे जो जगह पे जेल हैं उनमें भी फ्यूल स्टेशन बनाए जाएंगे। फ्यूल स्टेशन का मतलब वही जिनमें पेट्रोल डीजल मिलता है वो बनाए जाएंगे। इनसे क्या है, जेल अथॉरिटी जो, उनको आसानी होगी यहाँ पे फ्यूल भरवाने के लिए अपनी गाड़ियों में। और यहाँ पे क्या है, जब फ्यूल स्टेशन खुलेंगे तो क्या होगा
जॉब भी तो जनरेट होंगी, जो जेल में भाई साहब कैदी हैं उनको जॉब दी जा सकेगी, और जो उन पैसा कमाएंगे वो पैसा उनके अकाउंट में जमा किया जा सकता है। जब मान लो जेल से रिहा होंगे अपनी सज़ा काट के, अपना अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। तो उनके लिए एक रिफॉर्म है ये, एक फ्यूल स्टेशन जो बनाए जा रहे हैं एक तरह से, प्रिजन वेलफेयर इंडस्ट्रियल फंड में जमा किया जा सकेगा फ्यूल स्टेशन से जो पैसा प्रॉफिट होगा। फिर जो प्रिजन में जो यानी कि कैदी जो रहते हैं जेल में, प्रिजनर रहते हैं जेल में, उनको जो सहायता देनी है उनके फ़ायदे के लिए, खाने के लिए, उनके लिए फैसिलिटी डेवलप की जा सकें, ऐसे फैसिलिटी डेवलप की जा सकती हैं। इसके ज़रिए फ्यूल स्टेशन से जो कमाई होगी प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर थेरेपी। मेडिकल टर्म में देखो 12 पेशेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में, 12 मरीज थे पेशेंट, वो कंप्लीटली ठीक किए जा चुके हैं रेक्टल कैंसर से, क्योंकि उनको रेक्टल कैंसर था, कैंसर का ही एक प्रकार है रेक्टल कैंसर था, उन्होंने कैंसर थेरेपी दी गई बिना किसी सर्जरी के और कीमोथेरेपी के। अब तक क्या होता है, देखो कैंसर क्या होता है ये जान लो आप। जैसे आपको बाहर है, आपका ये बॉडी है, आपकी बॉडी पे बाहर मान लो कोई जख्म हो गया, कोई इंजरी होगी भाई साहब, या कोई फोड़ा हो गया, फुंसी होगी, पिंपल होगी, अब उसे बाहर दवाई लगा के कुछ भी आप मान लो बीटाडीन वगैरह लगा के ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर यही मान लो बॉडी के अंदर हो जाए तो उसे कैसे ठीक करोगे, उसी को बोलते हैं कैंसर। ऐसा ही होता है, कैंसर सेल डेवलप हो जाती हैं, अंदर घाव बन जाता है फोड़ा। अब ऐसा थोड़ी नहीं अंदर आपके मुंह से हाथ डालेंगे ठीक कर देंगे, उसे दवाई लगा देंगे, है कि नहीं। उसमें अभी सर्जरी करनी पड़ती है, तो सर्जरी करके या कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। गामा रेज वगैरह के द्वारा भी कैंसर सेल को मारा जाता है, गामा रेज से जाती हैं बॉडी के पार हो जाते हैं, उस कैंसर सेल को दबाया जाता है, मारा जाता है। लेकिन अभी ये नई एक टेक्निक इजाद की है मेडिकल टर्म में, ये एक PD-1 नाम का प्रोटीन है, PD-1 नाम का। ये प्रोटीन क्या है, इम्यून फंक्शन को डेवलप करता है, रेगुलेट करता है। कुछ समय क्या होता है कि समटाइम जो टी सेल हैं ये कैंसर सेल को मारती नहीं है टी सेल, लेकिन ये थेरेपी है जो PD-1 को, इसको क्या है थेरेपी जो ट्रायल में PD-1 ब्लॉकेड को यूज करके टी सेल को अलाउ करेगी कि वो कैंसर सेल को मारे, किल करे। तो इस तरह से ये थेरेपी यूज की जाएगी। इसका ट्रायल किया गया अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट करके। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं, देखो जब आपकी बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आता है, बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कोरोना वायरस किसी की बॉडी में घुस गया तो वो एंटीजन हो गया, बाहर से आया भाई साहब विदेशी, हमारी बॉडी नहीं जानती उसको, तो उस बॉडी को मारने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होती हैं। लेकिन कभी कभी एंटीबॉडी जनरेट नहीं होती हैं, हमें आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्शन लगा के कुछ डालनी पड़ती हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी कि आर्टिफिशियल एंटीबॉडी। तो इनका यूज करके इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ट्रायल को ही बोलते हैं डूस्टारलिमेब। ये प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है साइंटिफिक भाषा में इसका, या डूस्टारलिमेब बोलते हैं इसको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ट्रायल को। ये 3 वीक से लेके 6 महीने तक का ट्रीटमेंट है इसका। इसमें 2 या 3 रेक्टल कैंसर की स्टेज हैं जो उनके काइंड को इनके काइंड को जो प्रकार होते हैं ना, 2 या तीसरे स्टेज के जो होते हैं रेक्टल कैंसर, उसको ठीक किया जा सकता है। और इसमें ना तो कोई कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, ना रेडियोथेरेपी की, ना कोई सर्जरी की, कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है इसके ज़रिए। जो भी सेल हैं, कैंसर की सेल हैं, उनको डैमेज किया जा सकता है और इंसान को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। जो मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट है, ये कैंसर है जो, इसमें क्या होता है, इसमें कोलोरेक्टल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या एंडोमेट्रियल कैंसर है जो, ऐसी सेल होती हैं मतलब पेशेंट जो होता है, जो मरीज होता है, जो इनसे सफ़र करता है, इसकी वजह से कुछ जीन है उनकी कमी हो जाती है, और उन जीन की वजह से क्या होता है, ये कैंसर सेल डेवलप होती रहती हैं, कॉपी करती रहती हैं अपने आप को, और ये बढ़ जाती हैं, घाव अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है, फूट जाता है, तो आदमी की बॉडी में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो इन कैंसर सेल को ये मारने में कामयाब होगी ये नई जो थेरेपी डिज़ाइन की है, नई जो फॉर्मूला डेवलप किया है PD-1 ब्लॉकेड के जरिए। PD-1 ब्लॉकेड क्या है, एक इम्यूनोथेरेपी है, यानी कि इम्यूनिटी की बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको ही डेवलप करती है। ये इम्यूनोथेरेपी PD-1 ब्लॉकेड के नाम से ही जानी जाती है। ये ट्रीटमेंट हमारी बॉडी को रिकमेंडेशन देती है कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के जरिए। PD-1 ये एक प्रोटीन का ही टाइप है जो हमारी बॉडी में कुछ फंक्शन है जो इम्यून सिस्टम के, उनको रेगुलेट करता है। और टी सेल जो सप्रेस कर देता है ना, कैंसर सेल की वजह से सप्रेस हो जाता है, या फिर ये PD-1 ब्लॉकेड है, ये थेरेपी जो क्या है, जो बॉडी में एंटीबॉडी होती है या इम्यूनिटी होती है उसी को ज़्यादा जनरेट करती है ताकि कैंसर सेल को बॉडी मार सके खुद ही, इस तरह से काम करती है ये। तो PD-1 क्या है, एक ब्लॉकेड है, एक प्रोटीन है PD-1 ब्लॉकेड।
तो ये जानना आपको, कैंसर सेल जो है कैंसर सेल को ठीक करने के लिए यूज होता है ये PD-1 प्रोटीन। कुछ और टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे एंशियंट रॉक पेंटिंग आइडेंटिफाइड इन बारगुर, ये हमने ऊपर डिटेल से डिस्कस किया है। बारगुर हिल जो इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज में थी, हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। एक ये लेक है अनंगताल लेक मेहरौली में, इसको रिवाइव किया जा रहा है, दिल्ली में है ये। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था डिटेल में। ऐसा कहा जाता है 1296 से लेकर 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसके लेक को यूज किया था यहाँ पे। और ये जो तोमार किंग है ना, तोमार किंग थे तोमार डायनेस्टी से, या तोमर डायनेस्टी बोलते हैं हिंदी में, तोमर वंश के जो राजा थे अनंगपाल II 1060 में 1060 AD में इसको बनाया था। कुतुब मीनार के पास है ये अनंगताल झील है, इस तरह की झील दिखाई दे रही है आपको। नेक्स्ट है 6th शेड्यूल, न्यूज में था। 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं आपको जानना चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं हमारे संविधान में 6th शेड्यूल में। ग्रीन माइनिंग न्यूज में था। कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी, वो ग्रीन माइनिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है कि जो कोल की माइनिंग की जाती है इको फ्रेंडली हो, कि जो माइनिंग करने से जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन ना हो। इसके लिए टेक्निक है जैसे माइनिंग फ्रॉम टेलिंग, डस्ट सप्रेशन टेक्निक, लिक्विड मेम्ब्रेन इमल्सन टेक्निक, सल्फ्यूरिक एसिड, लीचिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इम्परमिएबल टेलिंग स्टोरेज। ड्रग पैकेजिंग के लिए QR कोड यूज होगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो कंपलसरी QR रिस्पॉन्स है, QR कोड है, जो ड्रग की पैकेजिंग की जाती है वो कंपलसरी अनिवार्य तरीके से यूज होगा। और ये फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा फेजेज में मई 2023 से। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, ये देखो गुजरात गवर्नमेंट की है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो ऐसी माताएं हैं जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, लैक्टेटिंग मदर, उनके लिए ये स्कीम है। 2 किलोग्राम जो चिकपी है, 1 किलोग्राम तूर दाल, 1 किलोग्राम एडिबल ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने दिया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर में गुजरात में, इस स्कीम के अंतर्गत, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के अंतर्गत। ऐसी स्कीम और भी हैं जैसे पोषण सुधा योजना है, ये न्यूट्रिशियस मील देती है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को पर डे। पोषण सुधा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी में संतुलित आहार दिया जाता है, न्यूट्रिशियस मील दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर में गुजरात में। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, ये भी ख़त्म हुआ। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ और इसको जो बचा है उसको ले लेता हूँ। 19 का कर लिया हमने, 18 का कर लिया हमने, 1920 का कर लिया हमने, अब 21 का बचा है, और 21 के अलावा 22 और 23 का बचा है। इसमें 21 का ही करेंगे हम। 22, 23 और 24 का कर लिया, संडे तक हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले मैं पानी पी लूँ या आप देख लो जब तक। ये सारे टॉपिक हैं, 12 टॉपिक हैं, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, 10 से 15 मिनट, 15-20 मिनट हार्डली इसमें लगेगा, क्योंकि शॉर्ट टॉपिक हैं ये बस। फर्स्ट टॉपिक है इसमें, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चीफ सेक्रेटरीज की पहली मीटिंग हुई है, जिसने जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने चेयर किया है इसको, अध्यक्षता उन्होंने की है और एड्रेस किया है। कहाँ पे हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है, धर्मशाला जगह है जो हिमाचल प्रदेश में, HPCS स्टेडियम में। चीफ सेक्रेटरी तो आप जानते हो क्या होते हैं भाई साहब, IAS बनोगे आप, IAS बनने के बाद आपकी प्रमोशन होगी तो चीफ सेक्रेटरी बनोगे आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये चीफ सेक्रेटरीज की, 15 से 17 जून 2022 में ये क्या कराई गई। यहाँ पे 200 से ज़्यादा पीपल ने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस में, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट यूनियन टेरिटरी से, और बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे आए। किस लिए आए ये? देखो, स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, यानी कि जो फेडरलिज्म है कैसे और मजबूत बनाया जाए इसको, इस पे यहाँ पे चर्चा हुई। और यहाँ पे देखो इस 3 थीम थी जिस कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कस की गई मेनली। एक तो ऐसा ही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए नेशनल लेवल पे, जो 2020 में जारी की थी। अर्बन गवर्नेंस को कैसे डेवलप किया जाए, शहरी जो गवर्नेंस है उसको कैसे डेवलप किया जाए, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जाए।
सेल्फ सफिशेंसी ऑयल सीड में, आप सबको पता है ऑयल सीड हमारे यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है, वनस्पति तेल है जो हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे यूक्रेन से सनफ्लावर सैफ्लावर का तेल, रसिया से सनफ्लावर का तेल, इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगाते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया से। तो ये हमारे यहाँ पे सेल्फ सफिशेंसी हो इनकी। पल्सेस की दाल हम यहाँ पे उगाएं, एग्री प्रोडक्ट जितने भी हैं कमोडिटी हम यहाँ पे उगाएं। क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि एक आदमी हर साल गेहूँ ही ना उगाए, एक ही फसल ना उगाए, वैरायटी उगाए, कभी गेहूँ, कभी चावल, कभी चने, कभी दाल, कभी कुछ। तो इस तरह से क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो, जिससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रुक्मणी कृष्णा यात्रा। माता रुक्मिणी के बारे में आप जानते हो, भगवान कृष्ण के बारे में जानते हो, भगवान कृष्ण की वाइफ है माता रुक्मिणी जी। माता रुक्मिणी का जन्म होता है अरुणाचल प्रदेश में, और श्री कृष्णा जी रहते हैं द्वारका में, गुजरात में जो थी, वहाँ से बारात लेके गए अरुणाचल प्रदेश भगवान कृष्ण, माता रुक्मिणी की शादी करके लेके आए। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक एक अच्छा कोऑर्डिनेशन सिस्टम हो, अच्छा रोड हो, रेलवे हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसको ही डेवलप करने के लिए ये यात्रा रुक्मणी कृष्णा यात्रा ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी हमारी, उन्होंने एक वर्क किया है इस पर, रुक्मणी कृष्णा यात्रा पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जोड़ी जाए, ऐसा कनेक्शन किया जाए। नेशनल यूनिटी होगी इससे। अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो एरिया है वो वेस्ट से कनेक्ट हो सकेगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, समझ रहे हो, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यात्रा होगी। तो रुक्मणी जी की मैरिज हुई थी लॉर्ड कृष्णा जी से। इसके उपलक्ष्य में अभी भी वहाँ पे जो सॉन्ग गाए जाते हैं जो उस समय पे गाए गए थे, वो जनरेशन टू जनरेशन ओरली वो चलते आ रहे हैं। यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है कि इदू मिसमी नाम की, ये ट्राइबल कम्युनिटी का नाम याद होना चाहिए आपको, कहाँ पे पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, इदू मिसमी। ये लोग अभी भी गीत गाते हैं। पोरबंदर में भी कृष्णा के मैरिज के उपलक्ष्य में जो अरुणाचल प्रदेश में गीत गाए जाते हैं, उनको भी ये मैरिज को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं पोरबंदर में। नेक्स्ट टॉपिक है जूनटीन्थ। जूनटीन्थ क्या है, इससे जानने से पहले थोड़ा पॉज करते हैं हम, क्योंकि यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही है भाई साहब कचरे की, वो शोर मचा रही है। इसके जाने के बाद से दोबारा से शुरू करेंगे, थोड़ा पॉज कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जूनटीन्थ। जूनटीन्थ क्या है, 19 जून है ना, जो 19 जून को ही बोला जाता है जूनटीन्थ। ये यूएसए में एक डेट सेलिब्रेट की जाती है हर साल। अभी क्या है, फर्स्ट ईयर इसका कंप्लीट हुआ है, ये हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है जूनटीन्थ। क्या है जूनटीन्थ, देखो 19 जून को क्या है, इंडिया मतलब यूएसए में, अमेरिका में इमेंसिपेशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इमेंसिपेशन का है मतलब होता है बंधन मुक्त दिवस, जूनटीन्थ इंडिपेंडेंस डे। क्या हुआ था इस दिन, जो स्लेवरी है ना, स्लेवरी के लिए कानून बनाया था यूएसए में, और स्लेवरी का मतलब गुलामी दास था, गुलामी का अंत हुआ था इस दिन 19 जून को। तो यूएसए में इस डे को जूनटीन्थ के नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। पिछले साल से इसको डिक्लेयर किया था और इसको 1 साल हो चुके हैं। वहाँ पे जो अमेरिकन है, अफ्रीका से कुछ लोग गए थे, ब्रिटेन ने वहाँ पे भी राज किया था, जैसे हमारे इंडिया पे रूल किया था, गुलाम बना के रखा था, ब्रिटेन ने अमेरिका को भी गुलाम बना के रखा था। वहाँ से जो खेती वगैरह करते था, प्लांटेशन करता था, अफ्रीका से मजदूर लेके जाता था, उनको गुलाम रखते थे, उन पर मजदूरी करवाते थे। तो वो अफ्रीकन लोग वहीं पे बस गए, उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता है। तो उनको आज़ादी के बाद भी, जब अमेरिका आज़ाद हो गया 1776 में 4 जुलाई को, उसके बाद भी वहाँ पे गुलामी चल रही आ रही थी, लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। इसके लिए 19 जून को ये स्लेवरी को एंड किया गया, स्लेवरी ख़त्म की गई। उसी डेट को जूनटीन्थ के नाम से या इमेंसिपेशन डे के नाम से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कौसानी, उत्तराखंड। ये जगह बस आपको याद रखनी है कहाँ पे है। अभी क्यों है ये न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 1। यहाँ देखने को मिला है कि हीट है जो इंक्रीज होती जा रही है कौसानी में, कौसनी या कौसानी। यहाँ पे जो रेन साइकिल है वो भी चेंज होती जा रही है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी आए थे 1929 जून में, इसलिए भी फेमस है, आंध्र प्रदेश से आए थे यहाँ पे। और महात्मा गांधी जी ने इस प्लेस को कहा था कि ये इंडिया का स्विट्जरलैंड है, कौसनी या कौसानी स्विट्जरलैंड है इंडिया का। 1929 में आए थे यहाँ पे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे एक फेमस बुक लिखी थी, अनासक्ति योग। अनासक्ति योग है, उस बुक में लिखा था श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता है जो हिंदू धर्म की जो पवित्र बुक है, होली बुक, उसके बारे में बताया गया था, अनासक्ति योग के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड बोला था इसको, कौसानी जगह है उत्तराखंड में, जो यहाँ पे अनासक्ति आश्रम भी बना हुआ है, गांधी जी यहाँ पे रुके थे,
तो इसलिए ये फेमस है। यहाँ पे ये देखा गया इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट बढ़ती जा रही है और रेन जो साइकिल है उसमें भी चेंज देखने को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है चेस ओलंपियाड गेम्स। चेस आप सब लोग जानते हो, खेला हुआ होगा आपने, मोबाइल में तो खेला ही होगा, वैसे नहीं खेला होगा तो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया क्या है होस्ट करने जा रहा है चेस की जो ओलंपियाड गेम्स होते हैं, फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा। पहले इसको ओरिजिनली रसिया होस्ट करने वाला था, लेकिन अब इसे इंडिया करेगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री क्या है चेस की, देखो इंडिया में हज़ारों साल पहले से खेला जा रहा है, ये लगभग सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से पहले। ऐसा माना जाता है चेस का जो जन्म है इंडिया में ही हुआ था। इसका ओरिजिन लगभग 1500 ईयर्स पहले देखा गया, यहाँ पे इंडिया में खेलते थे। इसको चतुरंग से चतुरंग के नाम से जानते थे इंडिया में। फिर ये इंडिया से पर्सिया में गया, वेस्ट में ईरान इराक में गया, ये वहाँ पे खेले जाने लगे। तो इंडिया से ही इसका ओरिजिन हुआ है, ऐसा आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है सियोरिटी बॉन्ड। इसे करने से पहले थोड़ा पॉज करते हैं क्योंकि फिर से एक गाड़ी आ रही है, उसे निकलने देते हैं। तो श्योरिटी बॉन्ड क्या है, पहले आप जानो कि बॉन्ड क्या है। ये तो आप जानते हो, कागज है, कागज पे बॉन्ड लिखा तो बॉन्ड, शेयर लिखा तो शेयर, कितनी वैल्यू, कितने का, 1000 2000 जितना भी है लिखा होगा, किस कंपनी का, गवर्नमेंट का, सब कुछ लिखा होता है। श्योरिटी बॉन्ड का मतलब जैसा इसके नाम में श्योरिटी देगा किसी चीज़ की, यानी कि एक तरह से गवाही देगा, श्योरिटी देगा, अगर ये आदमी नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, इस तरह की कुछ श्योरिटी। जैसे आप बैंक में विटनेस ले जाके अपना अकाउंट खोलते हो, विटनेस इस तरह का होता है, अगर आप कुछ ऊंच नीच हुई तो आप गवाह हो भाई साहब उसके आदमी के जिसका आपने खाता खुलवाया, अगर वो कोई फ्रॉड करता है तो। विटनेस का मतलब ये है, क्या आपकी सिक्योरिटी देते हो, मान लो 3 आदमी हैं ए बी सी, बी ए से पैसा मांगने गया लेकिन ए नहीं देता, क्यों, कहता है कि आपकी कोई कमाई नहीं है, आप मेरे पैसे वापस करोगे नहीं करोगे, इसकी क्या सिक्योरिटी है। तो ये बी लेके जाएगा सी को, सी अच्छा खासा कमाता है, सी कह देगा ए से, ए को भी जानता है सी, कह देगा कि हाँ मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, आप इसे पैसे दे दो, तो ए बी को पैसे दे देगा, ये हो गई सिक्योरिटी। इस तरह से ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, एडाईए जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो ये अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। स्टैट्यूटरी बॉडी है एक, ये इंश्योरेंस सेक्टर है, जितना भी इंश्योरेंस होता है ना बीमा, उसको रेगुलेट करती है, उसके लिए रूल्स नियम रेगुलेशन बनाती है ये। तो इसको कहा है कि वो इन बॉन्ड के साथ आए, ये बॉन्ड वगैरह बनाए, श्योरिटी बॉन्ड, जिनकी वजह से क्या होगा, जो बैंक गारंटी देता है ना अभी, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एडाई है जो ये गारंटी दे, ये श्योरिटी बॉन्ड जारी करे। तो फाइनेंस में श्योरिटी बॉन्ड या गारंटी बोल लो, एक तरह से गारंटी है या श्योरिटी बॉन्ड, ये एक प्रॉमिस है, एक पार्टी प्रॉमिस करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है डेट ऑब्लिगेशन की। अगर मान लो जिसने उधार लिया है, बोरोवर है जो, वो उधार नहीं चुका पाया, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो वो श्योरिटी बॉन्ड की ये श्योरिटी रहेगी कि इसकी वजह से उसका रिकवर किया जा सकता है पैसा। तो श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे देखो, इसमें पढ़ सकते हो आप, एक श्योरिटी बॉन्ड, ऑब्लिग और प्रिंसिपल। ये जैसे परचेज किया बॉन्ड और एग्री किया कि जो भी वर्क परफॉर्म किया जाएगा, जितने भी जो मान लो रूल्स रेगुलेशन है उनसे कंप्लाई करेगा, उसकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि वो उसको चुकाएगा, नहीं चुका पाया तो ये श्योरिटी बॉन्ड होगा एक बीच में, इंश्योरेंस कंपनी श्योरिटी देंगी, गारंटी देंगी। अगर मान लो प्रिंसिपल वापस नहीं आया बॉन्ड का, जो मान लो कोई, मान लो किसी ने परचेज किया, कुछ बोरो किया, उधार लिया, नहीं चुका पाया, तो श्योरिटी बॉन्ड के जरिए इसको चुकाया जाएगा, इसकी ऑब्लिगेशन होगी। जनरली ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती हैं, जो भी हार्म पार्टी होती है जिसको नुकसान हुआ है, वो क्या है क्लेम कर सकता है बॉन्ड पे कि वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सके। तो एक तरह से गारंटी है श्योरिटी बॉन्ड। अगर मान लो एक पार्टी नहीं चुका पा रही है उस पैसे को, तो वो थर्ड पार्टी जिसने गारंटी ली है वो चुकाए उसको। तो ये एडाई हैंडल करेगी श्योरिटी बॉन्ड को, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है एडाई से। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक स्वान इवेंट। इवेंट है एक, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ब्लैक स्वान क्या है, एक पक्षी है, उसके नाम पे एक इवेंट है। ये पक्षी से इसका लेना देना नहीं है, बस उस पक्षी के नाम पे रख दिया इस इवेंट का नाम, यानी कि एक घटना है, इंसिडेंट है। ब्लैक स्वान क्या है, एक प्रोसेस। ब्लैक स्वान ऐसा इवेंट है, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है। क्या होता है, नॉर्मली कोई भी सिचुएशन है, कोई भी मान लो सीवियर कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, जिसके बारे में पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसके बारे में नहीं पता उस इवेंट को बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। जैसे मान लो कोई सीवियर इम्पैक्ट आ जाए, जैसे 1930 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। तो ऐसी जो टर्म है ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिनके बारे में पहले पता ही नहीं था, प्रिडिक्टेबल नहीं थे, घोषणा ही नहीं की थी, भविष्यवाणी नहीं की थी ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में, तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। ऐसे देखो बहुत सारे लोगों के
लाइफ में भी आते हैं, जैसे कल 22 जून को यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने सोचा नहीं था कि उनका नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचा था, वो सोच रहे थे हमारा हो जाएगा प्रीलिम, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो ये एक तरह से उनके लिए ब्लैक स्वान इवेंट हो गया। मैं उनकी फेलियर पे हंस नहीं रहा हूँ, एक तरह से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इससे आप ये मत सोचना मैं आपकी फेलियर पे हंस रहा हूँ। तो ये टर्म है जो पॉपुलराइज की थी नसीम निकोलस तालेब ने। ये एक फाइनेंशियल प्रोफेसर थे, राइटर थे, फॉर्मर स्ट्रीट ट्रेडर थे। ये 2007 में इन्होंने ये इवेंट को, फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 का आया था, 2007 से पहले इस इवेंट को डिस्क्राइब किया था कि ऐसे कोई इवेंट आते हैं तो उनको ब्लैक स्वान इवेंट का नाम दिया इन्होंने। अभी देखो इसलिए न्यूज़ में था कि आरबीआई इनके डेटा के हिसाब से लेटेस्ट स्टडी ये बता रही है कि कैपिटल आउटफ्लो होने वाला है लगभग $100 बिलियन का, लगभग 7,80,000 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर जाने वाले हैं ग्लोबल रिस्क की वजह से, क्योंकि इसको बोला है ब्लैक स्वान इवेंट। किसकी वजह से? क्योंकि देखो फ्यूल प्राइसेस बढ़ता जा रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम है हमारा इंडिया का, इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से हमारे डॉलर बाहर जाएंगे, हम परचेज करेंगे चीज़ें। तो इस इवेंट को बोला है ब्लैक स्वान इवेंट। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन संकल्प। किसने चलाया है, क्यों चलाया है, बस 2 चीज़ें याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी का एफर्ट है ये, जो शिप के जरिए, पानी के जहाज के जरिए सेफ सिक्योर मूवमेंट हो सके, ट्रेड का, व्यापार सेफली हो सके। 2019 में स्टार्ट किया था ये ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने। जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ से जो शिप आते हैं, या स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज है, ये तो आप जानते हो कहाँ कहाँ पे है, ये ओमान कंट्री है, ओमान के पास गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज है, इधर किसी के पास, यहाँ पे लिखा ही नहीं देगी भाई साहब, आप बड़ा मैप होगा उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ट्रेड होती है, व्यापार होता है, इसमें इलीगल एक्टिविटी कोई ना हो, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने चलाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है माउंट अन्नापूर्णा। माउंट अन्नापूर्णा कहाँ पे है, बस ये जानना है। एक ये देखो इंडिया के माउंटेनियर हैं, माउंटेनियर बोलते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं, फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर है जिन्होंने इस अन्नापूर्णा जो माउंट है इसके पीक पे चढ़ाई की है, चढ़ गए मतलब इस पे, क्योंकि इस पे देखो ऑक्सीजन बहुत कम है, क्योंकि 8,000 मीटर से भी ऊंचाई पे है ये पीक। पीक का मतलब चोटी, पहाड़ी की चोटी। जैसे देखो ये पहाड़ी हैं, पहाड़ी की ये वाली चोटी हो गई, ये चोटी होगी, इनके सबके नाम है। जैसे ये अन्नपूर्णा है, इसमें देखो सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ये साउथ अन्नपूर्णा है, ये अन्नपूर्णा है, तो ये अन्नपूर्णा थर्ड है, ऐसे नाम है अन्नपूर्णा। ये पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे हैं ये पहाड़ियाँ, ये नेपाल में हैं। और ये देखो इन्होंने देखो लेह से हैं, ये हमारे लेह लद्दाख से आदमी है, स्कालजैंग रिंगजिन, इन्होंने चढ़ाई किया अन्नपूर्णा माउंटेन पे। तो माउंटेन कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, बस कितने दिन में किए इन्होंने, कितने दिन में नहीं किए, ये याद भले ही ना हो। ये नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में है और इसकी 8,000 मीटर के लगभग ऊंचाई है अन्नपूर्णा माउंटेन की, ये बस आपको याद रखना है। और इसे किलर माउंटेन भी बोलते हैं। किलर माउंटेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कम है, जो यहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इसलिए इसको किलर माउंटेन बोलते हैं। लेकिन ये जो आदमी है भाई साहब, सिंह जी नाम है जिनका, ये चढ़ने के बाद उतर के आ गए और चढ़ाई की इन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। किसने चलाई है और किसके लिए चलाई है, 2 बातें याद रखनी है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने चलाई है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है अभी, अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने ये लॉन्च की है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। किसके लिए, ट्राइबल पीपल है जो, उनके फास्टर डेवलपमेंट के लिए। जो ट्राइबल विलेज हैं, यानी कि आदिवासी लोग जहाँ पे रहते हैं रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में उनके गांव हैं, उनको डेवलप करने के लिए स्कीम चलाई है। 41 मिनिस्ट्रीज़ के साथ इसमें देखो डिफरेंट प्रोग्राम चला रखे हैं विलेजेस एरियाज़ को डेवलप करने के लिए, ट्राइबल प्रोग्राम, ट्राइबल लोगों के लिए, उन सब को इसमें मिलाया जाएगा और सबको इक्वली डेवलप किया जाएगा और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके विलेज में डेवलपमेंट लाया जाएगा। इसमें देखो जो ट्राइफेड है उसकी भी इसमें सहायता ली जाएगी। ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल प्रोडक्ट हैं जो उनकी जियो टैगिंग करती है और इंश्योर करती हैं कि इनको मार्केट उपलब्ध हो, आदिवासी लोगों को वो अपने सामान को ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकें। ट्राइफेड एक संस्था है, कई बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉम्बे समाचार या मुंबई समाचार। ये न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसकी 22 सेंटेनरी सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया, 22 सेंटेनरी का मतलब 200 साल पूरे हो गए। मुंबई समाचार ये न्यूज़पेपर है, अखबार है। और देखो ये क्या है, ये जो बॉम्बे समाचार या मुंबई समाचार कहते हैं अभी इसको, ये ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज़पेपर है इंडिया का। देखो सबसे पुराना न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, क्या है, कौन सा है, बंगाल गजेटी बोलते हैं जिसको, या कलकत्ता गजेटी बोलते हैं, बंगाल गजेटी न्यूज़पेपर सबसे पहले जेम्स अगस्टस हिक्की ने चलाया था।
जेम्स अगस्टस हिस्सी ने लगभग 1781 के लगभग 1781 के लगभग। और जो ये अंग्रेजों ने चलाया था। हमारे इंडिया का आपको पता है राजा राम मोहन राय जी ने चलाया था। संवाद कुमुदी आपने पढ़ा होगा, संवाद कुमुदी हमारे इंडिया का सबसे पहला था। बंगाल गजेटी जो अंग्रेजों ने चलाया था। हमारे इंडिया के लोग जिसे पब्लिश करते थे, एडिट करते थे, छापते थे, इंडिया ही ऑनर था, इंडिया के लोग ही ऑनर थे। वो संवाद कुमुदी था जो राजा राम मोहन राय ने चलाया था। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कई बार। और जो ऐसा न्यूज़पेपर सबसे पुराना जो जब चला है बंद नहीं हुआ कभी, अब तक चलता ही आ रहा है, वो सबसे पुराना ऐसा न्यूज़पेपर ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज़पेपर है बॉम्बे समाचार, जिसका अभी नाम है मुंबई समाचार। 1822 में इसको चलाया गया था। किसने चलाया था ये याद रखना नाम आपको, फरदून जी मर्जबान। फरदून जी मर्जबान ने ये गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट किया था पब्लिश करना, और आज भी पब्लिश होता है ये। और एशिया का भी ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज़पेपर है। सबसे पुराना जो कंटिन्यूसली अब तक पब्लिश होता आ रहा है वो सबसे पुराना कौन सा न्यूज़पेपर है? बॉम्बे समाचार, मुंबई समाचार। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट कैन मीन फॉर इंडिया नेपाल टीज। देखो सेती रिवर पे एक पावर प्रोजेक्ट बना रहा है इंडिया, और नेपाल में है सेती रिवर, इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। चाइना ने अपने पांव पीछे खींच लिए, चाइना विद्रोह हो गया। चाइना पहले डेवलप कर रहा था इसको, अब इंडिया डेवलप कर रहा है। इंडिया नेपाल मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं वेस्ट सेती प्रोजेक्ट को। ये इंगेजमेंट हुई है 2012 से 2018 के बीच में चाइना के और नेपाल के बीच में, लेकिन चाइना निकल गया बाहर, तो अब इंडिया डेवलप कर रहा है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है जो हमारे इंडिया की NHPC, वो इसको डेवलप कर रही है, हमारे इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये है नेपाल, देख रहे हो आप, यहाँ पे है ये प्रोजेक्ट, और ये सेती रिवर बह रही है। सेती रिवर पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वेस्ट सेती डैम से यहाँ पे बिजली जनरेट की जाएगी डैम बना के, और इरिगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी दी जाएगी आसपास के एरियाज़ में। और देखो यहाँ पे करनाली रिवर है, यहाँ पे ये भी याद रखना, करनाली रिवर, ये प्रोजेक्ट और भी इंडिया डेवलप कर रहा है। और जो ये सेती रिवर का प्रोजेक्ट है 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसमें बिजली इतनी डेवलप की जाएगी। और वेस्ट सेती और सेती रिवर है जो जॉइंट प्रोजेक्ट हैं ये, इसमें 1200 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। इंडिया नेपाल के और भी पावर रिलेशन है। महाकाली ट्रीटी हुई थी 1995 में, इसमें 6480 मेगावाट की बिजली जनरेट की। करनाली प्रोजेक्ट है एक करनाली रिवर पे, वो हमने देखा। एक नेपाल के ये सुखुवा सभा है, एक सुखुवा सभा, ये ईस्टर्न एक प्लेस है, एरिया है सुखुवा सभा, वहाँ पे एक अरुण 900 मेगावाट को प्रोजेक्ट जनरेट किए जा रहे हैं, 3 टोटल कैपेसिटी 900 मेगावाट, तो इनको भी इंडिया डेवलप कर रहा है। और इंडिया नेपाल के पावर रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। नेपाल भी बहुत सारे एरियाज़ में, बिहार के एरियाज़ में पावर सप्लाई करता है, और इंडिया भी नेपाल को जहाँ इलाके हैं जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे सप्लाई करता है। तो ये पावर रिलेशन इंडिया के काफ़ी समय से इंडिया और नेपाल के रिलेशन है पावर प्रोजेक्ट से। तो इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया अलग से लेक्चर में, इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में। तो देखो मैं अभी तक 21 तारीख की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, कई मैगजीन से, PIB से, वो कर पाया। काफ़ी 1-2 दिन से थोड़ा मैं बिजी था इसलिए नहीं बना पाया था। हम कल जो बाकी के बचे हैं 22, 23 और 24 के, या कल तक या संडे तक कंप्लीट कर लेंगे। आज काफ़ी थक चुका हूँ मैं, आवाज़ मेरी चेंज हो गई आपको पता ही है, पानी पी के भी अब काम नहीं चल रहा है। तो यही थे आज के। जय हिंद।